क्यूई परिवार की स्थिति के अलावा जिया ज़िबेई ने उसे कियाओ परिवार के बारे में सब कुछ बताया। चिंता मत करो, उनके मम्मी पापा मुझे बहुत पसंद करते हैं। ये तो पक्का है, चांग कियानजी ने गर्व से सिर हिलाया। तुम इतनी अद्भुत हो, कोई तुम्हें पसंद क्यों नहीं करेगा? वे अंधे नहीं हैं। चांग कियानजी को अपनी बेटी पर तहे दिल से गर्व था। हालांकि जिया ज़िबेई उसके पास साथ बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन उसका प्रदर्शन बिल्कुल भी कम घटिया नहीं था। जिया ज़िबेई जिया किंगहान से कहीं अधिक सक्षम थी, जिसे बहुत सावधानी और लाड़ प्यार से पाला पोसा गया था। वह अपने दम पर बड़ी हुई थी और फिर भी इतनी उत्कृष्ट थी, जिसने वास्तव में चांग कियानजी के मन में मिले जुले भाव पैदा कर दिए थे। ऐसे उल्लेखनीय अद्भुत बच्चे से कौन प्यार नहीं करेगा? ऑनलाइन उसके इतने सारे प्रशंसक फैंस थे। चांग कियानजी की शेखी तारीफ सुनकर जिया ज़िबेई के मुंह पर मुस्कान एक पल के लिए कठोर हो गई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और खुद के बारे में डींग मारना जारी रखा। ये तो पक्का है, आपकी बेटी इतनी उत्कृष्ट है, कोई उसे पसंद क्यों नहीं करेगा? वे अंधे नहीं हैं। बिल्कुल सही। चांग कियानजी बहुत खुश होकर दिल खोलकर हंसी। उन दोनों ने खाना खाते हुए बातचीत की और भोजन के बाद दोनों का पेट पूरी तरह भर गया था, ठूस ठूस कर खा लिया था। चांग कियानजी को बर्तन साफ करने में मदद करने के बाद जिया ज़िबेई चली गई। जब वह बाहर गई तो उसने अपना सेल फोन निकाला और गाओयी से संपर्क करना शुरू किया। गाओयी अब मनोरंजन उद्योग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पापाराजी का राजा था। अपनी विशेष नौकरी के कारण वह कई महान जासूसों और पापाराजी को भी जानता था। इसलिए उसे चीज़ों के बारे में पूछताछ करने के लिए कहना सबसे अच्छा होगा। जिया ज़िबेई ने पहले गाओयी को चांग कियानजी की असली बेटी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा था, लेकिन वहां से जो खबर वापस आई उसने उसे निराश कर दिया। कोई खबर नहीं थी। आखिरकार 18 साल बीत चुके थे। 10 साल से भी अधिक समय पहले अस्पताल की प्रक्रियाएं पूर्ण बेहतर नहीं थीं और कोई निगरानी सीसीटीवी या वैसी कोई चीज़ नहीं थी। सभी प्रकार की जानकारी अब तक खो चुकी होगी। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि लिंग हुआन ने उस बच्चे के साथ क्या किया था। इसलिए इस समय इतने सालों बाद लोगों को ढूंढना वास्तव में मुश्किल था। जिया ज़िबेई ने गाओयी का जवाब देखा और आह भरे बिना नहीं रह सकी। हालांकि चाहे जो भी हो, उसे अभी भी तलाश जारी रखनी थी। फ़ोन रखने के बाद उसने अपने फ़ोन की एड्रेस बुक संपर्क सूची देखी और अंततः तांग लुओ के पास गई। जब उसने उसे देखा तो तांग लुओ भी बहुत खुश हुई। तुम आखिरकार वापस आ गई, सब कैसा रहा? माता पिता से मिलना कैसा रहा? यह अच्छा रहा। जिया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाया। क्या कोई समस्या है? तांग लुओ ने चिंता से पूछा। नहीं, जिया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। तांग लुओ ने भौहें सिकुड़ी। तुम्हारी प्रतिक्रिया यह नहीं कह रही है कि कोई समस्या नहीं है। अगर सच में कोई समस्या नहीं होती तो उसकी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती। जिया ज़िबेई ने ऊपर देखा और कड़वाहट से मुस्कुराई। खैर, वास्तव में एक समस्या है। क्या समस्या है? क्या कियाओ यानजुए ने कुछ किया? तांग लुओ ने तुरंत पूछा। बेशक नहीं। जिया ज़िबेई निशब्द अवाक रह गई। तुम क्या बात कर रही हो? तो फिर आखिर चल क्या रहा है? उसने एक पल के लिए संकोच किया। क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं मदद कर सकती हूँ? जिया ज़िबेई ने उसे देखा और अंततः उसे बताया कि उसने क्या सामना किया था, उसके साथ क्या हुआ था। जब उसने सब कुछ सुना तो तांग लुओ के भाव कठोर सुन्न हो गए। क्या तुम मुझे कोई कहानी सुना रही हो? जिया ज़िबेई चांग कियानजी और जिया जुन की बेटी नहीं थी, बल्कि वह क्यूई परिवार की बच्ची थी। तुम मजाक कर रही हो? यह माता पिता से मिलने के लिए बस शाही राजधानी इंपीरियल कैपिटल की एक यात्रा थी। माता पिता कैसे बदल गए? भले ही तांग लुओ ने बहुत सी चीज़ों का अनुभव किया था, लेकिन इस अद्भुत अविश्वसनीय कहानी को सुनने के बाद वह स्तब्ध रह गई थी। तुम्हें क्या लगता है? जिया ज़िबेई ने अपनी आंखें घुमाईं, फिर मेज़ पर सिर टिका दिया। अब मेरे सिरदर्द का कारण यह है कि जिया परिवार की असली बेटी को कैसे खोजा जाए। तांग लुओ भी चिंतित होने लगी। यह एक समस्या है। यह एक दुस्वप्न था। जिया ज़िबेई के अस्त व्यस्त रूप को देखकर तांग लुओ थोड़ी चिंतित थी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए उसका अनुसरण किया और फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। तो क्या तुम्हें लगता है कि बाई मेइक्सू के पास कोई जानकारी होगी? इससे पहले कि जिया ज़िबेई जवाब दे पाती, उसने तांग लुओ ने अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। बाई मेइक्सू और तुम्हारी पिछली स्थिति का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बाई मेइक्सू ने जिया ज़िबेई और जिया किंगहान की अदला बदली की थी, लेकिन उससे पहले जिया ज़िबेई की पहले ही अदला बदली हो चुकी थी। इसलिए बाई मेइक्सू को उस लड़की के ठिकाने के बारे में नहीं पता होगा। नहीं, जिया ज़िबेई की आंखें चमक उठीं। शायद वह जानती है। हाँ, क्या? तांग लुओ जिया ज़िबेई की प्रतिक्रिया से भ्रमित थी। उसे कैसे पता होगा? जिया ज़िबेई की आंखें और भी अधिक चमकने लगीं। उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ भूल गई है, और वह बाई मेइक्सू निकली। उससे पहले जिया किंगहान पर जादू टोने काले जादू का प्रहार हुआ था।
तांग लुओ हक्की बक्की थी, जादू टोना। हालांकि जिया किंगहान पर जादू टोने का प्रहार होने की बात आश्चर्यजनक लग रही थी, लेकिन क्या इसका अभी जो चल रहा था उससे कोई लेना देना था? तांग लुओ को लगा कि वह जिया ज़िबेई के विचारों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। बाई मेइक्सू ने कहा था कि वह बुद्ध की पूजा करने गई और अपनी गलती मान ली, और इसीलिए जिया किंगहान ठीक हो गई। जिया ज़िबेई ने तांग लुओ की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की, वह खुद से बात कर रही थी और चीज़ों को सुलझा रही थी। लेकिन जादू टोने का शिकार होने के बाद इसे इतनी आसानी से ठीक करना असंभव है। इसके अलावा बाई मेइक्सू स्वेच्छा से इस मामले को क्यों स्वीकार करेगी? उसके चरित्र स्वभाव के साथ वह आखिरी समय तक इसे स्वीकार नहीं करेगी। अरे नहीं, भले ही सच्चाई उसके सामने हो, जरूरी नहीं कि वह इसे स्वीकार करे। तो वह उस समय इतनी स्पष्ट ईमानदार क्यों थी? जिया ज़िबेई की चमकती आंखों को देखकर तांग लुओ के मुंह का कोना फड़का। वह देख सकती थी कि जिया ज़िबेई उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। जिया ज़िबेई ने इस पर विचार करना जारी रखा। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो उस समय बाई मेइक्सू ने जो किया उससे ऐसा लग रहा था कि वह चाहती थी कि मैं जिया परिवार की बच्ची बन जाऊँ। उस समय बाई मेइक्सू को बहुत यकीन था कि जिया ज़िबेई जिया जुन और चांग कियानज़ी की बेटी है। उसी का विचार था जिसने दोनों बच्चों की अदला बदली की थी। यह इसलिए था क्योंकि बाई मेइक्सू ने ऐसा कहा था कि उन्होंने पितृत्व परीक्षण डीएनए टेस्ट भी नहीं किया। अब जब वह इसके बारे में सोच रही थी तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। बाई मेइक्सू उसकी पहचान को लेकर इतनी आश्वस्त निश्चित क्यों होगी? जिया ज़िबेई ने जितना इसके बारे में सोचा वह उतनी ही डर गई, और अंततः उसने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। मैं समझ गई। तांग लुओ पानी पी रही थी और वह जिया ज़िबेई से इतनी हैरान हुई कि लगभग उसका दम ही घुट गया। वह ठसका खा गई। तुम समझ गई? तांग लुओ ने अपनी छाती थपथपाए और खुद को सांस लेने का मौका दिया। बाई मेइक्सू और लिंग हुआन निश्चित रूप से एक दूसरे को जानते होंगे, है ना? बिल्कुल। जिया ज़िबेई जैसे जैसे बोल रही थी वह और भी अधिक निश्चित होती जा रही थी। वह जानती थी कि वह क्यू ई जियान और लिंग जियाओ की जैविक सगी बेटी थी और क्यू ई जिन नहीं थी। क्यू ई जिन लिंग हुआन की बेटी थी। फिर अपनी बेटी की रक्षा के लिए लिंग हुआन निश्चित रूप से नहीं चाहेगी कि जिया ज़िबेई वापस जाए। अगर जिया ज़िबेई जिया परिवार की बेटी बन गई और उसके जैविक माता पिता हो गए तो अन्य संभावनाओं के बारे में सोचने की जहमत कौन उठाएगा? अगर जिया ज़िबेई अपने माता पिता के पास नहीं गई तो क्यू ई जिन की पहचान कभी उजागर नहीं होगी और वह क्यू ई परिवार की असली बेटी बनी रहेगी। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तांग लुओ ने जिया ज़िबेई को जोर जोर से सिर हिलाते हुए देखा और वह और भी भ्रमित हो गई। उसने क्या सोचा? हालांकि जिया ज़िबेई को उससे पूरी बात समझने की उम्मीद नहीं थी और वह तुरंत खड़ी हो गई। मुझे पता है कि किसे कॉल करना है। वे निश्चित रूप से बाई मेइक्सू से शुरुआत करके एक सुराग ढूंढ सकते थे। जिया ज़िबेई को वहां से जाते हुए देखकर तांग लुओ, जो पीछे छूट गई थी, स्तब्ध रह गई। जिया ज़िबेई को कुछ सुराग मिले लेकिन तुरंत जवाब खोजना असंभव था। इसके अलावा बाई मेइक्सू और जिया किंगहान के देश छोड़ने के बाद किसी को उनका अता पता नहीं था और वह उन्हें ढूंढ नहीं सकी। अगर वह इतनी व्यस्त बिजी न होती तो शायद वह व्यक्तिगत रूप से खुद उन्हें ढूंढने के लिए विदेश उड़ गई होती, चली जाती। उन्हें देश छोड़े हुए आधा साल बीत चुका था, इसलिए उसे नहीं पता था कि अब स्थिति क्या है। वास्तव में जब बाई मेइक्सू और जिया किंगहान ने पहली बार देश छोड़ा था तो जिया ज़िबेई चाहती थी कि कोई उनका पीछा करे, उन पर नज़र रखे। उस समय उसने अभी अभी चांग कियानज़ी को अपनी मां के रूप में पहचाना था, साथ ही उसके पास बहुत सारे काम थे, इसलिए ये सब बहुत उलझा हुआ था। जब तक उसने अपनी गति धीमी की, जब तक उसे फुर्सत मिली, बाई मेइक्सू और जिया किंगहान पहले ही कहीं नज़र नहीं आ रही थी, गायब हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि वे भी जानती थीं कि अगर वे नहीं छिपी तो उनसे बदला लिया जाएगा। इससे जिया ज़िबेई को थोड़ा पछतावा हुआ। उसने पहले उन पर कड़ी नज़र क्यों नहीं रखी? अन्यथा उसे अब शून्य से शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ता। जिया ज़िबेई ने भ्रमित करने वाले विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया। अब ये कहना बेकार था, उन्हें ढूंढना ही प्राथमिकता थी। उसने कियाओ यानजुए को फ़ोन किया और वह इस मामले को उसके साथ साझा करना उसे बताना चाहती थी। फ़ोन कुछ देर तक बजता रहा, उसके बाद कियाओ यानजुए ने उठाया। कियाओ यानजुए की आवाज़ थोड़ी तेज़ और हांफती हुई थी और ये थोड़ी अजीब लग रही थी। तुम क्या कर रहे हो? जिया ज़िबेई ने भौहें सिकुड़ी। क्या तुम काम पर नहीं हो? मैं लैब प्रयोगशाला में हूँ, प्रयोग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कियाओ यानजुए स्पष्ट ईमानदार था, लेकिन उसने पूरी बात कबूल नहीं की थी। जिया ज़िबेई सन रह गई। हाँ, क्या प्रयोग कर रहे हो? किस तरह के प्रयोग? लैब में एक नया प्रयोग। कियाओ यानजुए खांसा और अपना गला साफ किया और फिर ऐसे बात करना जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ? तुम इन दिनों ठीक हो, है ना? बिल्कुल। जिया ज़िबेई ने भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। वैसे मुझे पता है कि सुराग कहाँ ढूंढना है।
कियाओ यानजुए एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसे एहसास होता कि वह किस बारे में बात कर रही है। कहाँ ढूंढना है? बाई मेक्सू के पास जिया जिबेई थोड़ी उत्साहित थी। उसे लिंग हुआन की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने पहले एक दूसरे से संपर्क जरूर किया होगा। उत्साह के बाद वह थोड़ी उदास हो गई। मैंने पहले किसी को उन पर नज़र रखने के लिए नहीं कहा था, अन्यथा मुझे अब सिरदर्द परेशानी नहीं होता। कियाओ यानजुए की खुशमिजाज आवाज़ आई, तुम्हें उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास उनके बारे में खबर है। इससे जिया जिबेई खुश हो गई, तुमने लोगों को उन पर नज़र रखने के लिए रखा है? हाँ, कियाओ यानजुए ने सिर हिलाया। मैं उस तरफ से अपने लोगों से कोई भी खबर मिलने पर तुम्हें बता दूंगा। हालांकि उसने बाई मेक्सू और जिया किंगहान के साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन वह उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। उसे डर था कि वे दोनों वापस आएंगी और जिया जिबेई के साथ कुछ बुरा करेंगी। इसलिए उसने किसी को उन पर नज़र रखने के लिए कहा था। अगर उनकी तरफ कोई हलचल होती तो वे तुरंत वापस रिपोर्ट करते, सूचना देते। अभी तक ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई असामान्य हलचल नहीं थी। बहुत बढ़िया। जिया जिबेई बहुत खुश थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि कियाओ यानजुए ने पहले से ही तैयारी कर ली होगी। धन्यवाद। तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रही हो? कियाओ यानजुए ने थोड़ी नाराजगी के साथ टीएस की आवाज़ निकाली। खैर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिया जिबेई ने ढिठाई से प्यार से फ़ोन को चूमा। उन दोनों ने फ़ोन काटने से पहले कुछ देर बात की। कियाओ यानजुए ने कटे हुए फ़ोन को देखा और फिर वापस उस बिखराव गड़बड़ी को देखा। उसे थोड़ा सिरदर्द परेशानी हो रहा था। उसके दिमाग में विचार थे, लेकिन इसे सच में करना इतना मुश्किल क्यों था? हालांकि इनाम नतीजों के बारे में सोचकर उसने अपनी ताकत वापस पा ली और एक बार फिर से अधिक अंतहीन और जादुई प्रयास करने लगा। आखिरकार यह एक बिल्कुल नया क्षेत्र था और परिणाम नतीजे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। हालांकि अंतिम परिणाम बिल्कुल अद्भुत कमाल के होंगे। गु यंगलेई ने जो सामग्री मटेरियल चुराई थी वह कम घनत्व, डेंसिटी और उच्च कठोरता हार्डनेस वाली नवीनतम शोधित एरोस्पेस सामग्री थी और कुल मिलाकर इसका प्रदर्शन बेहतर था। यदि इस सामग्री को सफलतापूर्वक पेश लॉन्च किया जा सके तो यह निश्चित रूप से कियाओ परिवार के लिए बहुत सारे लाभ फायदे लाएगी। साथ ही यदि इस सामग्री का उपयोग निर्माण कंस्ट्रक्शन में किया जाए तो यह और भी अधिक लाभ ला सकती है। कियाओ ग्रुप ने इस सामग्री पर बहुत मेहनत और पैसा खर्च किया था। जब ये सफल होने ही वाली थी तो गु यंगलेई ने इसे अचानक चुरा लिया और कियाओ यानजुए बहुत क्रोधित था। गुस्से के बाद उसके दिमाग में कुछ अजीब विचार आए। उन अकथनीय अजीब यादों में एक अधिक विशेष सामग्री थी, एक ऐसी सामग्री जो गु यंगलेई द्वारा चुराई गई सामग्री से बेहतर और मजबूत थी। इस तरह की अजीब बातों ने कियाओ यानजुए को बहुत भ्रमित कर दिया। जब वह पहले पढ़ता था तो वह इन चीज़ों के संपर्क में नहीं आया था, तो अचानक ये उसके दिमाग में कैसे आ गईं? हालांकि उसने और गहराई से विचार किया और जल्द ही पाया कि यादें बहुत स्पष्ट थीं, मानो उसने व्यक्तिगत रूप से इस सामग्री को छुआ हो। इस अजीब याद ने उसे खुश कर दिया और वह लैब प्रयोगशाला में जुट गया। जिस बात ने उसे और भी अधिक चौंका दिया वह ये थी कि उसने स्पष्ट रूप से लैब की चीज़ों को पहले नहीं छुआ था और उनमें से कई उसके लिए पूरी तरह से नई लग रही थीं, लेकिन जब उसने वास्तव में उन्हें छुआ तो वह बहुत तेज़ी से उनके उपयोग को समझ पाया। ऐसा लग रहा था मानो अपनी अज्ञात अनजानी यादों में उसने कुछ ऐसा ही किया हो। हालांकि उसकी यादों में मौजूद बहुत सी चीज़ें लैब की चीज़ों से अलग थीं, लेकिन उन सभी के उपयोग समान थे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस प्रक्रिया में उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर का उपयोग किया। इससे वह बहुत हैरान हुआ। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने वही करने का फैसला किया जो उसके दिमाग में था। यह नए प्रकार की सामग्री जो यहाँ उपलब्ध नहीं थी, वह भी एक सिंथेटिक सामग्री थी। बेशक अब कई सामग्रियाँ सिंथेटिक थीं, यह एक बेहतर सिंथेटिक सामग्री का निर्माण ही था जिसने सभी की बुद्धिमत्ता, समझ और प्रयासों की परीक्षा ली थी। प्रयोगशाला के लोग भी भ्रमित, कंफ्यूज थे। क्या कियाओ यानजुए उनका बिग बॉस नहीं था? बॉस वह होता था जो पैसे देता था और फिर किनारे से देखता था, उसे खुद काम करने की ज़रूरत नहीं थी। अब कियाओ यानजुए ने वास्तव में इसे खुद किया था। क्या ये सूरज का पश्चिम से निकलना था? क्या ये कोई चमत्कार था? जिस बात ने सभी को और अधिक हैरान कर दिया वह ये थी कि वह यहाँ के विभिन्न उपकरणों के संचालन, उन्हें चलाने के तरीके से जल्दी ही परिचित हो गया। शुरुआत में वह अभी भी बहुत अनाड़ी था, लेकिन केवल 2 दिनों में वह लैब के सबसे अनुभवी लोगों से भी अधिक कुशल हो गया। कियाओ यानजुए को काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखकर हर कोई भ्रम से भरा हुआ एक दूसरे की ओर देख रहा था। एक बड़ा बॉस उनकी नौकरियां चुराने छीनने कैसे आ सकता है? हालांकि अगर बड़ा बॉस कुछ करना चाहता था तो वे कर्मचारी इसके बारे में क्या कह सकते थे? हालांकि सभी ने कयास लगाए, अनुमान लगाया, लेकिन वह बॉस था जो उन्हें वेतन, सैलरी देता था। शायद बॉस बोर हो गया था और कुछ अलग खेलना करना चाहता था। ये काम कर गया।
कुछ दिनों बाद कियाओ यानजुए ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ अपने सामने रखी सफ़ेद ठोस वस्तु को देखा। उसकी यादें सच में असली थीं। ये चीज़ें सच में हकीकत बन सकती थीं। उसने प्रयोगशाला में उपकरणों के साथ प्रयोग किया और पाया कि इस सामग्री के विभिन्न गुण प्रॉपर्टीज उसके द्वारा पहले विकसित की गई सामग्री से काफ़ी बेहतर थे। इस टुकड़े को देखकर कियाओ यानजुए की मुस्कान अतुलनीय रूप से उज्ज्वल थी और उसके दिल की उदासी दूर हो गई थी। वास्तव में गू यंगलेई की धमकी अभी भी उसके लिए प्रभावी थी और उसका दिल हवा में लटका हुआ अटका हुआ था। अब वह अंततः आराम कर सकता था, राहत की सांस ले सकता था। मिस्टर कियाओ, आपके लिए एक कॉल है। कियाओ यानजुए ने नंबर देखा तो उसके चेहरे पर एक ठंडी बर्फीली मुस्कान आ गई। गू यंगलेई ने कियाओ यानजुए को इस मामले से निपटने के तरीके के बारे में सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया था। अगर कियाओ यानजुए समझदार होता तो वह जानता कि उसे क्या चुनना है। जिया ज़िबेई वास्तव में एक अलग रुतबे स्टेटस वाली बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए कियाओ यानजुए निश्चित रूप से हार मानने उसे छोड़ने से बहुत कतरा रहा होगा। हालांकि अगर कियाओ यानजुए उसके साथ बना रहा तो बाद में इसके कोई अच्छे परिणाम नहीं होंगे। जिया ज़िबेई जितनी उत्कृष्ट बेहतरीन लड़की की जोड़ी किसी बेहतर आदमी के साथ होनी चाहिए। कियाओ परिवार बुरा नहीं था, लेकिन यह उनकी गू परिवार की दुनिया के स्तर का नहीं था। अगर वह जिया ज़िबेई के साथ रहता तो बाद में वह केवल खुद को ही मरवा बैठता, बर्बाद कर लेता। यदि कियाओ यानजुए जिया ज़िबेई के साथ रहने के लिए दृढ़ था तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। गू यंगलेई का यह भी मानना था कि कुछ दिनों तक सोचने के बाद कियाओ यानजुए को स्पष्ट रूप से सोच लेना चाहिए था। आखिरकार एक लड़की से ज़्यादा पैसा होना बेहतर था। पैसे से उसे कौन सी लड़की नहीं मिल सकती थी। इसलिए गू यंगलेई को इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं थी कि कियाओ यानजुए मना कर देगा। कुछ दिन बीत गए और वे दोनों फिर मिले। तो क्या सोचा? तुमने सब सोच लिया है ना? गू यंगलेई एक शांत आरामदायक रवैये के साथ कियाओ यानजुए के सामने बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। मैंने सोच लिया है, कियाओ यानजुए ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल सही, गू यंगलेई खुशी से मुस्कुराया। मुझे पता था कि तुम इसे सुलझा लोगे। कियाओ यानजुए जिया ज़िबेई के लिए काफ़ी अच्छा नहीं था, उसके लायक नहीं था, इसलिए खुद को अपमानित करने से पहले उसे हार मान लेनी चाहिए। मैंने पूरी तरह से सोच लिया है। कियाओ यानजुए ने सिर हिलाया। मैं बेई को नहीं छोड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। बिल्कुल सही। क्या? गू यंगलेई के भाव अचानक बदल गए। तुमने क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता कि उसने गलत सुना हो, है ना? कियाओ यानजुए को यह कहना चाहिए था कि वह जिया ज़िबेई को छोड़ देगा, है ना? गू यंगलेई ने कियाओ यानजुए को तीखी गुस्सैल आंखों से देखा। तुमने फिर से क्या कहा? मैंने कहा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कियाओ यानजुए ने एक बार फिर दोहराया। वह बहुत गंभीर और दृढ़ था। गू यंगलेई के भाव जंप सुन्न हो गए और उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। क्या तुम सुनिश्चित हो? तुम्हें पक्का यकीन है? बेशक, कियाओ यानजुए ने सिर हिलाया। बेई मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे उसे क्यों छोड़ना चाहिए? क्या तुम जानते हो कि इसके तुम्हें किस तरह के परिणाम भुगतने होंगे? गू यंगलेई गुस्से के मारे लगभग हंस पड़ा। उसने सोचा था कि कुछ दिन बीतने के बाद कियाओ यानजुए ने फायदे और नुकसान को समझ लिया होगा। अप्रत्याशित रूप से उसे उम्मीद नहीं थी कि कियाओ यानजुए अभी भी इतना मुंहफट जिद्दी था। मुझे पता है, कियाओ यानजुए ने अपना सिर हिलाया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ। गू यंगलेई उसके लिए ताली बजाए बिना नहीं रह सका, बस उसके भाव और भी ठंडे कठोर हो गए थे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा शोध रिसर्च सफल हो? गू यंगलेई को कियाओ यानजुए के शोध परिणाम मिलने के बाद उसने इसे अपने उपयोग के लिए नहीं लिया था। आखिरकार ये कियाओ यानजुए को धमकाने के लिए सौदेबाजी का एक मोहरा हथियार था। अप्रत्याशित रूप से कियाओ यानजुए को वे रिसर्च परिणाम नहीं चाहिए थे। कोई ज़रूरत नहीं, कियाओ यानजुए ने अपना सिर हिलाया। अब हमारे पास नए परिणाम हैं। गू यंगलेई थोड़ा पीछे हटा, चौंका, फिर हंसा, बहुत व्यंग्यात्मक ढंग से। नए परिणाम? हाँ। कियाओ यानजुए के गंभीर रूप को देखकर गू यंगलेई लगभग हंसते हंसते पागल ही हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिनों के बाद भी कियाओ यानजुए अभी भी चुटकुले सुना मजाक कर रहा होगा। अभी कुछ ही दिन हुए थे, उसे पहले ही एक नया परिणाम मिल गया था। क्या मजाक है? एक प्रोजेक्ट को प्रारंभिक तैयारी से लेकर आधिकारिक सफलता तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जहां तक गू यंगलेई जानता था, पिछले प्रोजेक्ट में कियाओ ग्रुप को कई महीने लगे थे। अब बस कुछ ही दिन हुए थे और उसने पहले ही परिणाम दे दिए, निकाल लिए थे। क्या उसे अपने इतने बड़े साहसिक झूठ बोलने पर बिजली गिरने का डर नहीं था? या वह उसे बेवकूफ़ बना रहा था? इसलिए मैं बेई को नहीं छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कियाओ यानजुए ने गू यंगलेई के मजाक को नहीं देखा था और उसने गंभीरता से अपनी बात जारी रखी। तो तुम एक लड़की के लिए अपने हितों फायदे को छोड़ने जा रहे हो? गू यंगलेई ने फिर पूछा। हाँ। कियाओ यानजुए ने सिर हिलाया।
जिया ज़िबेई कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह उसकी गर्लफ्रेंड थी या शायद उसकी होने वाली पत्नी। वह अन्य महिलाओं से अलग थी। इसके अलावा वह सौदेबाजी का कोई मोहरा नहीं थी। अच्छा, बहुत अच्छा, गु यंगलेई हंसा। बहुत अच्छा, मुझे ये पसंद आया। उसने कहा तो ऐसा ही, लेकिन उसने कियाओ यानजुए को ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में चाकू हो, वह उसे घूर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियाओ यानजुए एक ऐसा दीवाना आशिक इंसान था जो पैसे से ज़्यादा महिलाओं से प्यार करता था। अगर उसने खुद इस तरह की चीज़ का सामना किया होता तो वह निश्चित रूप से सबसे पहले जिया ज़िबेई को छोड़ देता। चाहे सुंदरता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ये पैसे का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियाओ यानजुए इतना दृढ़ होगा, वह सच में प्रभावित था। दूसरे शब्दों में, तुम्हें वह चीज़ नहीं चाहिए? उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे वह नहीं चाहिए, कियाओ यानजुए मुस्कुराया। गु यंगलेई अपने दिल में और अधिक व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। क्या कियाओ यानजुए को लगा था कि वह उसे ऐसे शब्दों पर विश्वास दिला सकता है? ठीक है, चूंकि तुम्हें यह नहीं चाहिए तो मैं इसका उपयोग करूंगा। गु यंगलेई ने फैसला किया कि चूंकि कियाओ यानजुए इतना असंवेदनशील मूर्ख था तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वह पहले कियाओ यानजुए को प्रोजेक्ट वापस करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उसे इस प्रोजेक्ट में काफ़ी दिलचस्पी थी। आखिरकार यह एक नए प्रकार की सामग्री थी और यह अंतिम बाधा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए अगर उसने कुछ दिनों तक कड़ी मेहनत की तो वह सफल हो सकेगा। जब ये सफल हो जाएगा तो यह निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाने में सक्षम होगा। चूंकि कियाओ यानजुए जिया ज़िबेई की तुलना में ऐसे सोने के अंडे सुनहरे अवसर को कम महत्व देता था, तो उसे इसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। कोई बात नहीं, तुम इसे ले सकते हो, कियाओ यानजुए मुस्कुराया और उसने ज़रा भी नाराज़गी या गुस्सा नहीं दिखाया, मानो वह प्रोजेक्ट उसका अपना न हो। ठीक है, गु यंगलेई भी बहुत खुशी से मुस्कुराया। इस मामले में पैसों के लिए धन्यवाद। वह खड़ा हुआ, तो मैं पहले चलता हूँ, गुड लक, तुम्हें शुभकामनाएं। पलटने मुड़ने के बाद उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह बर्फीली ठंडक कठोरता ने ले ली। चूंकि कियाओ यानजुए अपनी भावनाओं को इतना महत्व देता था तो उसे अपनी भावनाओं के साथ रोने दो। जब समय आएगा और कियाओ परिवार के साथ कुछ बुरा होगा तो जिया ज़िबेई को साथ रखने के लिए उसे गुड लक। गु यंगलेई जो नहीं जानता था वह ये था कि उसके पलटने के बाद कियाओ यानजुए की आंखें भी और अधिक ठंडी हो गई थीं, जिनमें थोड़ी सी चालाकी थी। कियाओ यानजुए जानता था कि गु यंगलेई वापस लौटने के बाद निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को जारी रखेगा। बस उसे कुछ और दिन दिए जाते तो ये प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा। जब समय आएगा तो गु यंगलेई निश्चित रूप से इसे बाजार मार्केट में उतारेगा। अगर यह पहले की बात होती तो कियाओ परिवार को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन अब कियाओ यानजुए की मुस्कान गहरी हो गई। गु यंगलेई से अलग होने के बाद कियाओ यानजुए नई सामग्री मटीरियल को बेहतर बनाने परफेक्ट करने में वापस जुट गया। पहले जो हुआ उससे बचने के लिए इस बार केवल कुछ ही लोगों को इस शोध रिसर्च के बारे में पता था। इसके अलावा सामग्री की व्यवहार्यता, सफलता की संभावना निर्धारित करने के बाद उसने जल्दी से पेटेंट के लिए आवेदन किया। इस मामले में भले ही गु यंगलेई ने इसे फिर से किया हो, पेटेंट करवाया हो, ये बेकार होगा। कुछ दिनों तक सब कुछ संभालने और गु यंगलेई के जाल में फंसने का इंतजार करने के बाद कियाओ यानजुए ने अपना सामान पैक किया और वापस जी सिटी के लिए उड़ान भरी। अप्रत्याशित रूप से जब वह वापस गया तो उसने पाया कि जिया ज़िबेई की एक और दुकान थी। इस बार उसका एक रेस्टोरेंट था। उसके साथ काम करने वाली उसकी नई मिली असिस्टेंट सहायक जुआंग जियो आई थी। इस घटनाक्रम ने कियाओ यानजुए को भी थोड़ा भ्रमित कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ था जब वह जिया ज़िबेई के साथ नहीं था। जिया ज़िबेई को कियाओ यानजुए से बाइमेक्सू के ठिकाने के बारे में पता चलने के बाद उसने यह मामला गाओई को सौंप दिया। वह खुद जाना चाहती थी, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति उसे ऐसे ही जाने की अनुमति नहीं देती। स्कूल में फाइनल परीक्षाओं एग्जाम्स के अलावा उसे अन्य काम भी करने थे। इसके अलावा अगर वह वहां जल्दबाजी में जाती तो हो सकता है कि वहां कोई खबर न हो। इसलिए सोच विचार करने के बाद उसने पहले गाओई के अपडेट खबर का इंतजार करने का फैसला किया। इस मामले को संभालने के बाद वह जुआंग जियो आई को देखने गई। जुआंग जियो आई और उसकी दादी के जी सिटी पहुंचने के बाद वे जिया ज़िबेई द्वारा दी गई मदद से जल्दी ही वहां बस गईं। उनके लिए जी सिटी अपरिचित अनजान था, लेकिन यह एक ऐसी जगह भी थी जहां वे नई शुरुआत कर सकती थीं और कुछ अलग बेहतर महसूस कर सकती थीं। जब जिया ज़िबेई वहां गई तो दादी और पोती एक छोटी सी दुकान खोलने पर चर्चा कर रही थीं। हालांकि उस दुकान से बहुत पैसा कमाने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और वह लंबे समय तक काम करने का बोझ नहीं सह सकती थीं। जुआंग जियो आई को जिया ज़िबेई के असिस्टेंट सहायक के रूप में काम करना था और उसके पास कुछ और करने के लिए बहुत कम समय था।
वह नहीं चाहती थी कि उसकी दादी काम में व्यस्त रहें, लेकिन उसकी दादी ने कहा कि वह बिना कुछ किए अकेले घर पर नहीं रहना चाहती और वह जुआंग जियो आई पर से दबाव कम करने के लिए और पैसे भी कमाना चाहती थीं। अगर वह ज़्यादा पैसे कमा ले तो क्या जुआंग जियो आई वापस स्कूल जा पाएगी? वे दोनों एक दूसरे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा कर रही थीं, लेकिन वे बहस भी कर रही थीं। अगर जिया ज़िबेई वहाँ नहीं आती तो शायद वे बहस करती रहतीं। जब उन्होंने जिया ज़िबेई को आते देखा तो उन्होंने तुरंत बहस करना बंद कर दिया और फिर जुआंग जियो आई उसके लिए खाना पकाने के लिए रसोई में चली गई। जुआंग जियो आई के हाथ का बना खाना खाने के बाद जिया ज़िबेई हैरान रह गई। जिया ज़िबेई का खुद का खाना पकाने का कौशल हुनर भी अच्छा था, लेकिन जुआंग जियो आई की तुलना में यह अंतर बहुत बड़ा था। जिया ज़िबेई ने रेस्टोरेंट का बहुत सारा खाना खाया था, लेकिन उनका खाना पकाने का कौशल जुआंग जियो आई के कौशल का आधा भी अच्छा नहीं था। जुआंग जियो आई बहुत प्रभावशाली कमाल की थी, इसलिए उसके जिया ज़िबेई के दिमाग में कुछ और विचार आने लगे। उसके बाद वह सोंग जियारिन और तांग लुओ को फिर से वहां ले आए। जब उसने जिया ज़िबेई की सहेलियों को देखा तो जुआंग जियो आई थोड़ी शर्मा गई, लेकिन फिर भी उसने पूरी लगन से उनके लिए खाना पकाया। ये भोजन करने के बाद सोंग जियारिन अपनी कुर्सी के पीछे टिक गई, अपना पेट मला जो लगभग फटने ही वाला था, और आह भरते हुए बोली, जियो आई तुम इसमें शानदार लाजवाब हो। अगर वह और खाने में असमर्थ न होती, अगर उसका पेट न भर गया होता तो वह बचे हुए 2 हनी चिकन विंग्स भी खत्म करना चाहती। ये बहुत स्वादिष्ट था। चूंकि सोंग जियारिन ने अपना वजन कम किया था, इसलिए उसने जानबूझकर अपने खान पान डाइट पर नियंत्रण रखा था और हर भोजन में उसका पेट केवल 70 या 80% ही भरा होता था। आज इतने स्वादिष्ट भोजन का सामना करते हुए वह खुद पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाए और लगभग ठूंस ठूंस कर खा लिया। तांग लुओ की प्रतिक्रिया उनकी तुलना में अधिक संयमित कंट्रोल में नहीं थी। वह थोड़ी अधिक महिलाओं जैसी संस्कारी थी, लेकिन उसका पेट भी 100% भर गया था, सोंग जियारिन के 110% भरे पेट से थोड़ा कम। उसकी प्रतिक्रिया को देखकर यह स्पष्ट था कि जुआंग जियो आई के हाथों का जादू कमाल सच में बहुत अच्छा था। दादी के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसकी पोती का खाना पकाने का कौशल मूल रूप से बहुत अच्छा था, लेकिन इन सभी वर्षों ने उसे बहुत पीछे धकेल देर कर दिया था। उन दोनों को खाना पकाने के इस कौशल के साथ बहुत अच्छी तरह से जीने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वे बिल्कुल अकेली थीं, इसलिए उन्हें दूसरों द्वारा दबाकर रखा गया था। अब तक वे अभी भी इतना कठिन जीवन जी रही थीं। जुआंग जियो आई का कोई दोस्त नहीं था और इसलिए समान उम्र की इन युवतियों से परिचित होना उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेशक ये तो बस शुरुआत थी, बेहतर चीज़ें अभी आगे थीं। जुआंग जियो आई के कौशल को आजमाने के बाद जिया ज़िबेई एक प्रस्ताव लेकर आए। वे साझेदारी पार्टनरशिप में एक रेस्टोरेंट खोलेंगी। उन तीनों ने व्यापार बिजनेस में निवेश किया, पैसे लगाए और जुआंग जियो आई शेफ बावर्ची बनी। बहुत पहले से ही जिया ज़िबेई के मन में एक रेस्टोरेंट खोलने का विचार था। हालांकि वह भेष बदल सकती थी और हर जगह स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी, लेकिन एक छिपी हुई जगह, गुपचुप जगह होना अच्छा होगा। आखिरकार वह अब एक स्टार थी और उसके कई सेलिब्रिटी दोस्त थे। अगर वे एक साथ बाहर जाते तो उनके लिए सुर्खियां बटोरना, खबरों में आना आसान होता। इसलिए हर बार जब वे बाहर जाते तो वे ऐसी जगहें चुनते जो अधिक एकांत में हो, लेकिन ऐसी जगहें हर जगह उपलब्ध नहीं थीं। इसलिए जिया ज़िबेई खुद एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। हालांकि उसे काफ़ी समय से कोई सही शेफ बावर्ची नहीं मिल पा रहा था। अब जुआंग जियो आई आ गई थी। जुआंग जियो आई उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वह सच में खाना पकाने में बहुत अच्छी थी, कई अनुभवी शेफ से भी बेहतर। इसके अलावा उसकी सीखने की क्षमता भी बहुत अच्छी थी। इससे पहले वह शाही राजधानी और अन्य जगहों पर रह चुकी थी और पहले कभी जी सिटी नहीं आई थी। उसे जी सिटी आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसने पहले ही यहाँ के काफ़ी सारे क्लासिक व्यंजन डिशेस बनाना सीख लिया था। सीखने की ऐसी क्षमता बस कायल कर देने वाली थी, वह एक शेफ बनने के लिए ही पैदा हुई थी। इसके अलावा जुआंग जियो आई के पास अभी पैसों की कमी थी, इसलिए उसके साथ काम करना बहुत अच्छा आसान था। एक बार शेफ मिल जाने के बाद बाकी सब आसान था। जिया ज़िबेई जगह लोकेशन प्रदान कर सकती थी, ग्राहक वहाँ थे ही और जिया ज़िबेई उन्हें ला सकती थी। उसके स्किल दायरे में उसके बहुत सारे दोस्त थे। अगर लोगों को पता चले कि यहाँ अच्छा खाना मिलता है और उन्हें पापाराजी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तो कौन नहीं आएगा। इसलिए ग्राहकों की कोई समस्या नहीं थी। जहाँ तक फंडिंग पैसों की व्यवस्था की बात है तो इसके बारे में चिंता करने की और भी कम ज़रूरत थी। जिया ज़िबेई की इसे अकेले करने की कोई योजना नहीं थी, बल्कि उसने दूसरों के साथ काम करना चुना। तांग लुओ के पास बहुत पैसा था, इसलिए वह निवेश इन्वेस्ट कर सकती थी। सोंग जियारिन के पास भी बहुत पैसा था।
जियाबे स्वीट की अब कई शाखाएं खुल चुकी थीं और वह अच्छा कर रही थी, और उन्होंने कई और नए उत्पाद प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। एक बार जियाबे स्वीट के मुख्य उत्पाद तय हो जाने के बाद जियाजिबेई पीछे हट गई और बाकी सब कुछ सोंग जियारेन की मां पर छोड़ दिया। सोंग जियारेन जब भी फ्री खाली होती तो वह दुकान पर मदद करने जाती और सीखती कि दुकान को कैसे मैनेज प्रबंधित किया जाए। ये कहा जा सकता था कि सोंग जियारेन के पास अब बहुत पैसा था, इसलिए उसे पैसों की कोई चिंता नहीं थी। हालांकि अधिक पैसा होने से किसे परेशानी होगी, ये स्पष्ट रूप से एक लाभदायक फायदेमंद बिजनेस था, तो कौन इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहेगा। बहुत जल्दी उनके पास एक संयुक्त निवेश योजना जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्लान था। उन चारों ने साझेदारी पार्टनरशिप में काम किया, जिसमें जियाजिबेई, तांग लुओ और सोंग जियारेन ने निवेश किया, जबकि जुआंग जियो आई और उसकी दादी रेस्टोरेंट के प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार थीं। जुआंग जियो आई ने सबसे ज़्यादा शेयर लिए, जो कि 40% थे, जबकि अन्य तीनों के पास 20% शेयर थे। शेयर के इस अनुपात रेशियो ने जुआंग जियो आई को घबरा दिया। हालांकि जियाजिबेई ने उसे मना नहीं करने दिया। जब रेस्टोरेंट खुलेगा तो ये जुआंग जियो आई ही थी जिसे इसे मैनेज करना था, और जैसा कि कोई भी कल्पना कर सकता है, उसी ने सबसे ज़्यादा प्रयास किए, क्योंकि अन्य लोग इसे मैनेज करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। वे लोग बाकी तीनों लाभांश, मुनाफा, डिविडेंड प्राप्त करने वाले थे, और उनके लिए इतना मिलना ही काफ़ी था। जुआंग जियो आई की आंखें लाल हो गईं, और वह जानती थी कि जियाजिबेई उसकी मदद कर रही है। अगर जियाजिबेई एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी तो उसे कई अच्छे रसोइये कुक मिल सकते थे, इसलिए उसे जुआंग जियो आई को इतना सब कुछ देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसने आगे कोई विरोध मना नहीं किया। जियाजिबेई उसके प्रति बहुत दयालु थी, लेकिन वह इसका कर्ज बाद में चुका सकती थी। जहां तक जियाजिबेई के असिस्टेंट के रूप में काम करने की बात है, तो वह भी करने का कोई तरीका नहीं था, वह मुमकिन नहीं था। रेस्टोरेंट खुलने के बाद जुआंग जियो आई असिस्टेंट बनने के लिए बहुत व्यस्त हो जाएगी। हालांकि जियाजिबेई चिंतित नहीं थी। एक असिस्टेंट अभी भी ढूंढा जा सकता था, लेकिन अपनी पसंद का एक अच्छा शेफ ढूंढना आसान नहीं था। वे सभी बहुत कुशल, तेज थीं और एक साथ काम करने के लिए दृढ़ थीं। उन्होंने तुरंत कदम उठाए। धन फंड की व्यवस्था हो गई थी, दुकान मिल गई थी और उसका नवीनीकरण रेनोवेशन किया गया था, और मेनू भी तय हो गया था। जब तक कियाओ यानजुए वापस लौटा, रेस्टोरेंट खुलने ही वाला था। रेस्टोरेंट का उद्घाटन ओपनिंग फाइनल परीक्षाओं के बाद निर्धारित किया गया था। बेशक जियाजिबेई बिना अधिक प्रयास के फाइनल परीक्षाओं को आसानी से पास करने में सक्षम थी। वह अन्य गतिविधियों में नहीं गई, और न ही उसने परीक्षा की तैयारी में कोई समय बिताया। इसके बजाय उसने अपना सारा प्रयास रेस्टोरेंट खोलने में लगा दिया। इसलिए सर्दियों की छुट्टियों विंटर ब्रेक के अगले दिन रेस्टोरेंट खुल गया। स्थान अपेक्षाकृत निजी प्राइवेट था, सड़क के किनारे या किसी व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में नहीं था। यदि अन्य रेस्टोरेंट इतने एकांत स्थान पर खोले जाते तो शायद वहां बहुत सारे ग्राहक न होते। हालांकि इस रेस्टोरेंट को खोलने का मूल इरादा लोकप्रिय होना नहीं था, बल्कि कम में अधिक कम ग्राहक लेकिन खास का मार्ग अपनाना था। इसके अलावा भविष्य में अक्सर यहाँ सेलिब्रिटी मेहमान आएंगे। क्या होगा यदि आम मेहमानों द्वारा उन्हें खोज पहचान लिया जाए। ये रेस्टोरेंट निजी व्यंजन प्राइवेट डिशेज परोसता था। जब समय आता तो मेहमानों को पहले से बुकिंग करनी पड़ती थी। उद्घाटन के दिन उन्होंने जनता के सामने इसकी बिल्कुल भी घोषणा नहीं की, बल्कि केवल कुछ दोस्तों को निजी तौर पर आमंत्रित किया। हालांकि रेस्टोरेंट के उद्घाटन की तैयारी के लिए बहुत कम समय था, लेकिन जब तक पैसा था सब कुछ किया जा सकता था। लोगों ने मिलकर काम किया, मेज और कुर्सियां लगाई गईं, और स्टाफ की ट्रेनिंग तथा बाकी सब कुछ एक ही झटके में संभाल लिया गया। यहां तक कि सुरक्षा प्रणाली सिक्योरिटी सिस्टम भी खुद तांग लुओ द्वारा स्थापित की गई थी। उद्घाटन के दिन वहां कई ग्राहक थे। यहाँ का स्टाफ नया भर्ती किया गया था और उन्हें उनके अच्छे रूप और सुंदरता के लिए चुना गया था। आपातकालीन इमरजेंसी ट्रेनिंग के बाद आधिकारिक तौर पर काम शुरू करने से पहले कर्मचारियों ने विभिन्न गोपनीयता समझौतों कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए। चूंकि रेस्टोरेंट अलग था, इसलिए उनका वेतन भी अलग था और बाहर की समान नौकरियों की तुलना में बहुत अधिक था। इतने अधिक वेतन के साथ कौन गड़बड़ करने की हिम्मत करेगा। इसलिए जब उन्होंने इतने सारे सितारों स्टॉर्स को देखा तो कर्मचारियों ने अपनी हैरानी को दबा लिया और मेहमानों की गंभीरता से खातिरदारी की। इतने सारे सितारों को इतने करीब से देखना वास्तव में रोमांचक था। भले ही आप सितारों के प्रशंसक न हों, लेकिन जब आप टीवी पर दिखने वाले इन खूबसूरत पुरुषों और महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो कौन शांत रह सकता है। हालांकि जब उन्होंने अपने वेतन के बारे में सोचा तो उनकी बेचैनी शांत हो गई। जियाजिबेई, तांग लुओ और सोंग जियारेन किनारे पर थीं, मेहमानों के साथ शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रही थीं और कर्मचारियों की सेवा सर्विस की निगरानी कर रही थीं ताकि ये देखा जा सके कि कहाँ कोई समस्या है और तुरंत उससे निपटा जा सके।
रसोई में जुआंग जियो आई शेफ थी, जो कुछ रसोइयों और कुछ सहायकों हेल्पर्स को तेजी से और कुशलता से काम करने का निर्देश दे रही थी। उन्होंने पहले ही पूर्वाभ्यास हासिल कर लिया था और जानते थे कि इसे कैसे संभालना है, इसलिए रसोई ने बिना किसी समस्या के जल्दी से खाना परोसा। दोनों तरफ चीजें क्रम में और बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित थीं। ये देखकर जिया ज़िबेई को राहत मिली कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। लंच दोपहर के भोजन के बाद केवल कुछ छोटी मोटी समस्याएं थीं, कोई बड़ी बात नहीं थी। मेहमान खाने से इतने संतुष्ट थे कि वे अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर विदा हुए। दोपहर में चांग कियानज़ी जिया किंगक्सुन के साथ आए। जिया ज़िबेई के परिवार के रूप में वे कैसे नहीं आ सकते थे। ये सच में बहुत अच्छा है। चांग कियानज़ी ने कुछ हद तक क्लासिकल पारंपरिक सजावट और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों को देखा और वह भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। उसने पहले जिया ज़िबेई को एक दुकान खोलने के बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अभी केवल एक सप्ताह के आसपास का ही समय हुआ था और उसने वास्तव में ये जगह खोल ली थी। ये गति बस आश्चर्यजनक थी। माँ, भैया, जिया ज़िबेई ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और उन्हें एक निजी कमरे प्राइवेट रूम में ले गई। आप लोग पहले बैठिए, मैं उन्हें कुछ खाना लाने के लिए कहती हूँ। कोई जल्दी नहीं है। चांग कियानज़ी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं मदद कर सकती हूँ? कोई ज़रूरत नहीं। जिया ज़िबेई के शब्द अचानक रुक गए और उसने इसके बजाय कहा, वास्तव में आप यहाँ की मैनेजर प्रबंधक क्यों नहीं बन जाती? चांग कियानज़ी के तलाक के बाद वह अक्सर लियू मानहोंग के साथ समय बिताती थी। हालांकि लियू मानहोंग के पास अपने भी काम थे और उसके पास हर समय उसके साथ रहने का समय नहीं था। अगर कोई व्यक्ति बहुत खाली हो तो बहुत अधिक सोचना आसान होता है, विशेषकर चांग कियानज़ी के मामले में। अगर वह बहुत खाली थी तो यह अच्छा नहीं था। अगर बाद में बातें सामने आ गईं, सच उजागर हो गया, तो कौन जानता था कि क्या वह इसे स्वीकार कर पाएगी। इसलिए जिया ज़िबेई ने उसका ध्यान भटकाने, उसे व्यस्त रखने के लिए उसके लिए कुछ ढूंढने का फैसला किया। रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद ये बड़ा हो जाएगा। साथ ही बहुत सी चीज़ों की देखभाल अन्य लोगों द्वारा की जाती थी, इसलिए चांग कियानज़ी बहुत अधिक व्यस्त नहीं होगी। चांग कियानज़ी पहले जिया जुन के साथ काम करती थी, लेकिन बच्चा होने के बाद उसने काम करना छोड़ दिया था। वह वास्तव में काफ़ी सक्षम थी, इसलिए इस रेस्टोरेंट को मैनेज करना, संभालना कोई समस्या नहीं थी। बेशक भले ही वह इसे अच्छी तरह से मैनेज न कर पाए और पैसे का नुकसान हो जाए, जिया ज़िबेई को कोई परवाह नहीं थी। जल्दबाजी के कारण रेस्टोरेंट को अभी तक कोई मैनेजर नहीं मिला था। फिलहाल वे ही इसके प्रभारी इंचार्ज थे। उन्होंने पहले ये भी कहा था कि एक उपयुक्त मैनेजर मिलने के बाद वे उसे चीज़ें, जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। अब जब चांग कियानज़ी ने मदद की पेशकश की तो जिया ज़िबेई को तुरंत इस बात का ख्याल आया। आप ही मैनेजर क्यों नहीं बन जाती? जिया ज़िबेई के शब्दों ने चांग कियानज़ी को चौंका दिया। मैनेजर? उसने बस सोचा था कि वह मदद करने के लिए कुछ कर सकती है, जैसे वेट्रेस बनना या ऐसा ही कुछ। हालांकि जिया ज़िबेई ने उसे मैनेजर बनने के लिए कहा, उसे इस रेस्टोरेंट में सब कुछ मैनेज करने की जिम्मेदारी देने के लिए। हाँ, जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया, हमें अभी मैनेजर के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाली फ्री हैं तो आप मैनेजर बनकर हमारी मदद कर सकती हैं। चांग कियानज़ी हिचकिचाई, क्या मैं कर सकती हूँ? बेशक आप कर सकती हैं। जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मैंने पहले ये चीज़ें नहीं की हैं। अगर मैं अच्छा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इसे जाने दीजिए और बस कोशिश कीजिए। जिया ज़िबेई ने उसे आश्वस्त किया, तसल्ली दी, पैसे के नुकसान की चिंता मत कीजिए। चांग कियानज़ी ने उसे अप्रसन्नता से घूरा, कैसा नुकसान? हमने आज ही तो शुरुआत की है। शुरुआत से ही पैसे का नुकसान होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जिया ज़िबेई हंसी और उसने उसकी बातों का खंडन नहीं किया। कुछ देर विचार करने के बाद चांग कियानज़ी ने अपना सिर हिलाया, ठीक है, मैं ये करूँगी। उसने अपने दिल में तय किया कि अगर उसने अच्छा नहीं किया तो वह पैसों की भरपाई कर देगी। वैसे भी अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और करने के लिए कुछ मिल जाना अच्छा था। ठीक है, तो पक्का सौदा तय रहा। जिया ज़िबेई ने तुरंत एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाए। मैं आपको जगह घुमाती हूँ, दिखाती हूँ, ताकि आप इसे जान सकें। जिया ज़िबेई ने तुरंत काम शुरू किया और वह चांग कियानज़ी को तांग लुओ और सोंग जियारेन से मिलाने ले गई। आंटी, आप मैनेजर बनने जा रही हैं। बहुत बढ़िया। सोंग जियारेन सहमत हुई। आंटी, आप निश्चित रूप से यह कर सकती हैं। तुम्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। चांग कियानज़ी ने झिझक महसूस की। मुझे आप पर विश्वास है। सोंग जियारेन ने जोर से सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, आप बेई की माँ हैं, निश्चित रूप से आप ये कर सकती हैं। अगर जिया ज़िबेई इतनी अच्छी थी तो उसकी माँ भी अच्छी काबिल होनी चाहिए। इन शब्दों पर सच्चाई जानने वाली जिया ज़िबेई और तांग लुओ एक थोड़े अजीब भाव के साथ एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकी।
माँ, आप निश्चित रूप से यह कर सकती हैं। जिया किंगक्सुन ने भी सिर हिलाया। मुझे आप पर विश्वास है। जिया किंगक्सुन भी अपनी माँ को घर पर अकेले रहते और बोर होते हुए देखकर चिंतित था। जिया जिबेई को रेस्टोरेंट मैनेज करने में मदद करना और समय बिताना वास्तव में बहुत अच्छा रहेगा। हाँ आंटी, मुझे यकीन है कि आप ये कर सकती हैं। तांग लुओ ने भी सिर हिलाया। जब सभी ने ऐसा कहा तो चांग कियानजी का दिल गर्व से भर गया। हाँ, मैं निश्चित रूप से यह कर सकती हूँ। चांग कियानजी अपने नए पद स्थिति को लेकर बहुत उत्साहित थी। जिया जिबेई उसे रेस्टोरेंट में घुमाने ले गई। ये रेस्टोरेंट जिया जिबेई ने खुद बनाया स्थापित किया था, इसलिए वह इसके बारे में ज़्यादातर बातें जानती थी। जब वह चांग कियानजी के साथ घूमी तो उसे कोई समस्या नहीं हुई। अन्य जगहों का दौरा करने के बाद वह चांग कियानजी को फिर से रसोई किचन में ले गई। रसोई बड़ी थी और अंदर के उपकरण अच्छी तरह से रखे भरे हुए थे। ये खाने का समय नहीं था, इसलिए रसोई कुक आराम कर रहे थे। जब उन्होंने जिया जिबेई को आते देखा तो सभी तुरंत खड़े हो गए। नमस्ते बॉस। सबकी निगाहें सीधे जिया जिबेई को घूर रही थीं। वे थोड़े उत्साहित थे। जब से उन्हें पता चला था कि इस रेस्टोरेंट की मालकिन जिया जिबेई है, तब से वे सभी बहुत खुश थे। युवा सहायक शेफ, असिस्टेंट शेफ इन चीज़ों को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि उनके पास एक गोपनीयता समझौता कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी था और वे यहाँ जो हुआ उसे उजागर करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए उन्हें इसे सहना पड़ा, मन में ही रखना पड़ा। यहाँ काम करने का मतलब था जिया जिबेई और संभवतः अन्य सितारों से मिलने के काफ़ी अवसर, जो कि एक अतिरिक्त लाभ पर था। सिस्टर बेई, जुआंग जियो आई भी वहाँ आए। उसका चेहरा थोड़ा लाल था और उसके माथे पर हल्का पसीना था। आज दोपहर के व्यस्त भोजन लंच के बाद वह थक कर चूर हो गई थी और वह इतनी व्यस्त थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। लिटिल आई, मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ। यह मेरी माँ है, उनका सरनेम चांग है। वह अब से हमारे रेस्टोरेंट की मैनेजर होंगी। नमस्ते आंटी चांग। जूंग जियो आई तुरंत चांग कियानजी को देखकर मुस्कुराए। तुम्हारा नाम लिटिल आई है ना? अपने सामने इस युवती को देखकर चांग कियानजी को तुरंत एक अच्छी अनुभूति हुई। तुम इतनी छोटी हो और तुम पहले से ही एक शेफ हो, यह अद्भुत है। चांग कियानजी की तारीफ ने जुआंग जियो आई का चेहरा और भी लाल कर दिया। ये सब सिस्टर बेई के समर्थन मदद के कारण है। अन्यथा मुझे यह अवसर बिल्कुल नहीं मिलता। उसकी उम्र और वरिष्ठता सीनियरिटी को देखते हुए अगर वह किसी अन्य रेस्टोरेंट में जाती तो उसे ऐसा व्यवहार और रुतबा स्टेटस नहीं मिलता। इस बीच यहाँ वह शेयरधारकों शेयर होल्डर्स में से एक थी और शेफ भी थी, और उसे अतिरिक्त वेतन सैलरी भी मिल सकती थी। अगर यह कहा जाए तो कितने लोगों के जबड़े गिर जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। यह इसलिए भी है क्योंकि तुम में क्षमता है, अन्यथा कोई भी तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकता। चांग कियानजी मुस्कुराए और उसे सांत्वना दी। जुआंग जियो आई केवल सहमत हो सकी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरी माँ के यहाँ मैनेजर के रूप में काम शुरू करने के बाद तुम्हारे पास एक साथ काम करने के अधिक अवसर होंगे। जिया जिबेई ने जुआंग जियो आई को सबके फैसले के बारे में बताया। स्वाभाविक रूप से जुआंग जियो आई की कोई अलग राय नहीं थी। हालांकि उसने अधिक शेयर लिए थे, लेकिन वह ये भी जानती थी कि ये दुकान वास्तव में जिया जिबेई और अन्य लड़कियों द्वारा उसकी मदद करने के लिए खोली गई थी। इस मामले में उसका मालिक के रूप में बोलने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा चांग कियानजी जिया जिबेई की माँ थी और उससे बड़ी थी, इसलिए उसे इससे कोई समस्या नहीं थी। हालांकि किसी कंपनी के लिए भाई भतीजावाद नेपोटिज्म के साथ काम करना मुश्किल था, लेकिन इस रेस्टोरेंट में उन्हें वह समस्या नहीं थी। जिया जिबेई के लिए ये दुकान कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वे पैसे कमाते तो ये सबसे अच्छा था, लेकिन अगर नहीं भी कमाते तो कोई बात नहीं थी। दोनों लोगों का परिचय कराने के बाद जिया जिबेई चांग कियानजी को फिर से दूर बाहर ले गई। बाहर आने के बाद चांग कियानजी उत्सुक दिख रही थी। ये लिटिल आई इतनी छोटी है। हाँ, वह मेरी ही उम्र की है। दूसरे शब्दों में, वह मुश्किल से बालिग वयस्क हुई है। चांग कियानजी स्तब्ध रह गई। मुझे लगा वह सिर्फ देखने में छोटी जवान लगती है। नहीं, वह 18 साल की है। वह सिर्फ 18 साल की है। वह स्कूल में क्यों नहीं है? पहले कुछ हो गया था, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। सितंबर में वह वापस स्कूल जाएगी। ये वह फैसला था जिस पर सभी सहमत थे। जुआंग जियो आई की उम्र को देखते हुए वापस जाकर पढ़ाई जारी रखना निश्चित रूप से आवश्यक था। हालांकि अभी नहीं। अब जबकि होटल रेस्टोरेंट अभी खुला ही था, वह नहीं जा सकती थी। जब सितंबर आएगा तो वह अपने हाई स्कूल के सीनियर वर्ष अंतिम वर्ष में वापस जा सकती थी। चांग कियानजी को जुआंग जियो आई की स्थिति के बारे में जानने की उत्सुकता थी। आखिरकार इतनी कम उम्र में स्कूल छोड़ना और काम करना उत्सुकता पैदा करने वाली बात थी। उसकी दादी बीमार हैं, इसलिए उसे काम पर जाने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। जिया जिबेई ने भी यह बात चांग कियानजी से नहीं छिपाई।
आखिरकार बाद में चांग कियानजी ही मैनेजर बनने वाली थी और निश्चित रूप से उसे और जुआंग जियो आई को एक दूसरे के साथ काम करना ही था। बेशक इसे छिपाया नहीं जा सकता था। जुआंग जियो आई अपनी दादी के लिए शेफ बनी थी, ये बात सभी जानते थे और यह कोई रहस्य नहीं था। जिया जिबेई का स्पष्टीकरण सुनने के बाद चांग कियानजी सहानुभूतिपूर्ण और दुखी दिल टूटी हुई लग रही थी। इस बच्ची ने बहुत दुख सहे हैं, ये कहने के बाद वह जिया जिबेई को गले लगाए बिना नहीं रह सकी। जुआंग जियो आई का समय खराब था, लेकिन उसकी देखभाल करने के लिए कम से कम उसकी एक दादी तो थी। जिया जिबेई ने पिछले 10 साल या उससे भी ज्यादा का समय लगभग अकेले ही बिताया था। उन कठिन और असहनीय दिनों के बारे में सोचकर चांग कियानजी का दिल दर्द से भर गया। इस बच्ची के साथ जुआंग जियो आई से भी बुरा हुआ था। चांग कियानजी के अचानक गले लगाने से जिया जिबेई हैरान रह गई और उसे लगा कि कुछ हो गया है। जब वह समझी कि उसका क्या मतलब है तो जिया जिबेई के भाव थोड़े जटिल उलझे हुए हो गए। चांग कियानजी इस दृश्य बातों से भावुक हो गई थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि चांग कियानजी को कैसे सांत्वना दी जाए। वह केवल विषय बदल सकती थी। खैर, मैं आपको और जगहें दिखाती हूँ। ठीक है। चांग कियानजी ने जिया जिबेई को छोड़ दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। वह भी एक पल के लिए बहुत अधिक सोचने लगी थी, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि जिया जिबेई अब अपनी शुरुआती कठिनाइयों से उबर चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी उसके लिए दुख होता था। वे दोनों अन्य जगहों पर गईं और जल्दी ही इन सभी जगहों को देखना खत्म कर लिया। ये वास्तव में पहले भी एक रेस्टोरेंट था, लेकिन खराब तरीके से चलाए जाने के कारण इसके मालिक बदल गए और यह जल्दी ही बंद हो गया था। उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, अन्यथा नया रेस्टोरेंट इतनी जल्दी नहीं खुल पाता। मूल रूप से यहाँ एक लॉबी थी, लेकिन अब मेहमानों की निजता प्राइवेसी सुनिश्चित करने के लिए ये सब निजी कमरे प्राइवेट रूम बन गए थे। जब तक निजी कमरों में मेहमानों की अच्छी खातिरदारी की जाती, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। इससे मेहमानों को बेहतर सर्विस भी मिलेगी। सब कुछ देखने के बाद वे दोनों वापस तांग लुओ और अन्य लड़कियों के पास गईं। तांग लुओ और सोंग जियारिन दोनों ने अपने हाथ का काम सौंप दिया। उन दोनों के पास ध्यान देने के लिए अपने खुद के बिजनेस थे और यह रेस्टोरेंट केवल थोड़ा पॉकेट मनी कमाने का एक तरीका था। पहले उन्हें कोई उपयुक्त मैनेजर नहीं मिल पाया था, इसलिए उन्होंने खुद ही यह काम संभाल लिया था। अब जबकि चांग कियानजी यहाँ थी तो बेशक उन्हें सब कुछ उसी पर छोड़ना था, जिससे उन्हें तुरंत राहत महसूस हुई। हालांकि यह पहली बार था जब चांग कियानजी इन चीज़ों के संपर्क में आई थी, लेकिन उसमें सीखने की गजब की क्षमता थी। हालांकि वह कई वर्षों से व्यापारिक मामलों बिजनेस डीलिंग के संपर्क में नहीं थी, लेकिन उसकी पहले की यादें अनुभव भुलाई नहीं गई थीं। इसलिए उसने काम से जुड़ी सारी जानकारी जल्दी ही याद कर ली। उसी समय उसने ये भी तय किया कि जब वह वापस जाएगी तो वह अन्य दोस्तों के साथ अधिक बात करेगी या रेस्टोरेंट प्रबंधन मैनेजमेंट के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन जाएगी। हालांकि जिया जिबेई को नुकसान होने या पैसे कमाने की परवाह नहीं थी, लेकिन वह चांग कियानजी सच में इस जगह को एक खिलौने की तरह तो नहीं मान सकती थी। क्या वह ऐसा कर सकती थी? दिन के अंत में ग्राहकों की एक और भीड़ आ गई। ये मेहमान भी जिया जिबेई के दोस्त थे और वे होंग्यान चांस के निर्माता क्रिएटर्स थे। अब सर्दियों की छुट्टियां विंटर ब्रेक थीं और होंग्यान चांस को लूनर न्यू ईयर चीनी नव वर्ष के दौरान प्रसारित होना था और ये 2 दिनों में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली थी, इसलिए प्रमोशन की अवधि दौर अब शुरू होना चाहिए था। इसलिए जियांग शेंगहे ने प्रमोशन शुरू करने के लिए कास्ट और क्रू कलाकारों और दल को साथ लिया। उनका पहला पड़ाव जी सिटी था। वे जिया जिबेई का समर्थन करने के लिए उसके रेस्टोरेंट के उद्घाटन ओपनिंग में शामिल होने आए थे। निर्देशक डायरेक्टर जियांग शेंगहे ने कुछ समय से जिया जिबेई को नहीं देखा था और उसने ज़्यादा से ज़्यादा बस फ़ोन पर उससे संपर्क किया था। अब जब उसने जिया जिबेई को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक रेस्टोरेंट खोलोगी, जियांग शेंगहे ने एक असहाय लाचार भाव के साथ जिया जिबेई की ओर इशारा करते हुए कहा, मानो वह अपना असली काम नहीं कर रही हो। डायरेक्टर जिया जिबेई ने तुरंत उनका अभिवादन किया और बाकी सभी का भी अभिवादन किया। कुई टोंग ने तुरंत जिया जिबेई का हाथ पकड़ लिया। तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो, अभी कुछ ही दिन हुए हैं या फिर तुम्हारे दिमाग में पहले से ही यह विचार था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। मेरे दिमाग में हमेशा से एक विचार था, इसलिए मैं इस पर नज़र रखे हुए थी। अब जबकि मुझे एक शेफ मिल गई है जो बहुत अच्छी है, तो मैंने इसे काम में लगा दिया, अमल में ले आई जिया जिबेई हंसी। एक बहुत अच्छी शेफ, कुई टोंग ने अपनी भौहें उठाईं। सच में बहुत अच्छी। बेशक, जिया जिबेई ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ? हमें पहले इसे चखना ट्राई करना होगा। कुई टोंग ने गर्व से अपना सिर झुकाया। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। अगर हमने इसे नहीं चखा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह सच है या नहीं? हाँ, हमें पहले इसे आजमाना चखना होगा। ठीक है, सब लोग आ जाओ, हम तैयार हैं।
जिया ज़िबेई सभी को एक बड़े निजी कमरे प्राइवेट रूम में ले गई। ये कमरा इतना बड़ा था कि इसमें 20 से 30 लोग आ सकते थे, जो इस स्थिति के लिए एकदम सही था। प्राइवेट रूम में प्रवेश करने के बाद जल्दी ही भोजन लाया गया। वहाँ इसकी महक बहुत अच्छी है। जैसे ही खाना आया, कोई भी अपनी लार टपकाने से खुद को नहीं रोक सका, सबके मुंह में पानी आ गया। खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। इससे पहले कि कोई खाने को छूता, उसकी महक ने ही लोगों के मुंह में पानी ला दिया। जब किसी ने करीब से देखा तो व्यंजनों, डिशेज की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन और रंग दोनों ही बहुत मोहक लुभावने थे। ये रंग और स्वाद का एकदम सही संयोजन कॉम्बिनेशन था। जिया ज़िबेई ने अपना गिलास उठाया। मैं आप सभी के लिए एक टोस्ट जाम पेश करना चाहूंगी। आने के लिए धन्यवाद। अन्य लोगों ने भी अपने गिलास उठाए। ये किस तरह की शराब लिकर है? जियांग शेंगहे ने ड्रिंक का एक घूंट लिया। वह अपना मुंह चटकाए बिना नहीं रह सका। फिर उसने दोबारा कप गिलास को घूरा। छोटे कप के अंदर एक तेज सुगंध वाला सुनहरा तरल लिक्विड था। इसका स्वाद चिकना, मुलायम और लंबे समय तक रहने वाला था। जब आप इसे पीते थे तो स्वाद मधुर और बहुत स्वादिष्ट लगता था। जियांग शेंगहे शराब पीने का विशेषज्ञ शौकीन था। वह आमतौर पर थोड़ा ही पीता था और शराब में ज़्यादा लिप्त नहीं होता था, बहुत ज़्यादा नहीं पीता था, लेकिन वह शराब के बारे में बहुत जानकार था और उसके पास देश विदेश की शराबों का संग्रह कलेक्शन था। बेशक यह अच्छी शराब है। जिया ज़िबेई ढिठाई से प्यार से मुस्कुराए। ये सब मेरी खुद की बनाई हुई शराब ब्रू है। मैंने इसमें जड़ी बूटियां, हर्ब्स मिलाई हैं, इसलिए यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। जड़ी बूटियां मिलाई हैं। अन्य लोग तुरंत रुचि लेने लगे। रुको, इसमें से जड़ी बूटियों जैसी महक क्यों नहीं आ रही है? हाँ, इसमें थोड़ी गुलाब की महक लग रही है। क्या ये फूलों वाली शराब फ्लोरल लिकर है? उन्होंने कप को अपनी नाक के पास रखा और ध्यान से सूंघा, लेकिन वे जड़ी बूटियों की कोई गंध, महक नहीं पकड़ सके। इसके अंदर सच में जड़ी बूटियां हैं, जिया ज़िबेई ने पुष्टि की, लेकिन स्वाद को इस तरह से समायोजित सेट किया गया है कि जड़ी बूटियों का स्वाद भारी कड़वा न लगे। कुछ लोगों को जड़ी बूटियों वाली हर्बल शराब पसंद नहीं थी और कुछ को जड़ी बूटियों के किसी भी स्वाद से नफरत थी। इसलिए जिया ज़िबेई ने ऐसे बदलाव, एडजस्टमेंट किए कि ये सभी स्वाद चले गए, केवल गुलाब का हल्का सा स्वाद रह गया। शानदार! हर कोई प्रभावित हुआ और थम्स अप सहमति दिया। जियांग शेंगहे को इसकी परवाह नहीं थी और वह पीता रहा। जब उसने पहली बार शराब पी तो वह अपने शरीर में अंतर महसूस कर सकता था। इसके अलावा उसे जिया ज़िबेई की ताकत, काबिलियत की समझ थी। चूंकि उसने कहा था कि यह एक अच्छी शराब है और उसने इसे खुद बनाया है, तो बेशक वह इसे चूक छोड़ नहीं सकता था। इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बस शराब का जग अपने सामने खिसका लिया। डायरेक्टर जियांग, आप उदार दरियादिल नहीं हो रहे हैं, आप ये सब ले रहे हैं? कुई टोंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और शराब का जग वापस छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। वह भी जानती थी कि जिया ज़िबेई ने जो चीज़ें निकाली हैं वे सब खजाने के समान थी। वह दूसरों को ये सब अपने लिए नहीं लेने दे सकती थी। जियांग शेंगहे और कुई टोंग की हरकतों को देखकर सभी ने प्रतिक्रिया दी। हाँ, जब वे पहले शूटिंग कर रहे थे तो जिया ज़िबेई हमेशा अच्छी चीज़ें खाने पीने की लाती थी। इसलिए अब वह जो शराब लाई थी वह भी निश्चित रूप से बहुत अच्छी थी। जब सभी ने ध्यान से सोचा तो उन्होंने पाया कि शराब पीने के बाद उन्हें बहुत अच्छा, आरामदायक महसूस हो रहा था। तो वे किस बात का इंतज़ार कर रहे थे? इसलिए किसी ने खाना तक नहीं खाया और बस शराब के लिए छीना झपटी करने लगे। अगर जिया ज़िबेई ने जल्दी से चिल्लाकर उन्हें न रोका होता तो शायद उन्हें खाने की परवाह ही नहीं होती। जब आप लोग जाएंगे तो मैं आप सभी को एक एक बोतल दूंगी। उसके बाद आपको इसे खरीदना होगा। जिया ज़िबेई की उदारता, दरियादिली ने सभी को खुश कर दिया। बेशक इस शराब की बोतल के लिए किसी के पास पैसों की कमी नहीं थी। आखिरकार वे सभी इंडस्ट्री, मनोरंजन जगत के लोग थे। हालांकि यह जिया ज़िबेई की ओर से एक उपहार तोहफा था। घर जाने के बाद रोज रात को सोने से पहले एक छोटा गिलास ही काफ़ी होगा। जिया ज़िबेई उन्हें देखकर मुस्कुराए। आप लोगों ने आज इतनी ज़्यादा पी ली और सच में इसका मज़ा नहीं लिया। सभी ने आनाकानी की, लेकिन फिर भी अपने शराब के गिलास पकड़े रहे और उन्हें नहीं छोड़ा। ये बहुत अच्छी चीज़ थी और भले ही जियांग शेंगहे डायरेक्टर, निर्देशक थे, वे उन्हें जीतने नहीं दे सकते थे। ठीक है, खाना चखिए, हमारी शेफ बहुत अच्छी है। जिया ज़िबेई ने अपनी चॉपस्टिक्स उठाईं और सभी से खाने का आग्रह किया। ठीक है, सभी की चॉपस्टिक्स तेज़ी से खाने की ओर बढ़ीं। जब खाना उनके मुंह में गया तो सबके भाव चेहरे सुन्न रह गए। ये स्वादिष्ट है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। सभी खुशी से चिल्ला उठे। उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की थी और सभी प्रमुख व्यंजन, पकवान खाए थे, लेकिन इतने सारे रेस्टोरेंट होने के बावजूद उन्होंने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। चाहे वह मांस, मीट हो या सब्जी, हर डिश का स्वाद बिल्कुल सही था और वह पूरी तरह से पकी हुई थी। उन्होंने पहले जो अलग अलग तरह का खाना खाया था उसकी तुलना में यह और भी बेहतर था।
सभी के मन में तुरंत अगला भोजन खाना यहीं खाने का विचार आया। इतना स्वादिष्ट खाना, बेशक उन्हें इसे खाते रहना चाहिए। सभी की तारीफ सुनकर जिया ज़िबेई भी मुस्कुरा दी। जियांग शेंगहे ने शराब का एक और छोटा घूंट लिया और खाना शुरू करने से पहले कुछ देर तक ध्यान से उसका स्वाद लिया, मजा लिया। जब खाना उनके मुंह में गया तो उनकी प्रतिक्रिया भी दूसरों जैसी ही थी। पूरे भोजन के दौरान उनके चेहरे पर खुशी के भाव बने रहे, जिससे जिया ज़िबेई हंस पड़ी। वह बहुत मज़ेदार फनी लग रहे थे। आधे घंटे बाद मेज़ पर रखा सारा खाना साफ हो चुका था, खत्म हो गया था। सभी ने बहुत संतुष्ट होकर अपने पेट थपथपाए। यहाँ तक कि क्वीटोंग भी अपने शिष्टाचार मैनर्स भूल गई और कुर्सी पर पसरकर बैठ गई। ये बहुत स्वादिष्ट था। जिया ज़िबेई जो शराब लाई थी वह एक बेहतरीन एपेटाइज़र, भूख बढ़ाने वाली थी। ये भोजन जिया ज़िबेई की तरफ से एक दावत ट्रीट थी और अगले भोजन का खर्च उन्हें खुद उठाना था। हालांकि सभी ने मोर्चा खोल दिया, जिद पकड़ ली और जियांग शेंगहे से कहा कि अगला भोजन यहीं तय करें और उसका खर्च उठाएं। यहाँ बहुत सी ऐसी डिशेस थीं जिन्हें उन्होंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था, इसलिए वे उन्हें छोड़ नहीं सकते थे। जियांग शेंगहे को इस विचार से कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और मान गए, जिससे सभी उत्साह से झूम उठे, चीयर्स करने लगे। जब आप पेट भर कर खाते हैं तभी आप में काम करने की ऊर्जा, एनर्जी आती है। जाने से पहले जियांग शेंगहे ने जिया ज़िबेई को एक जानकारी खबर भी दी। देश से डायरेक्टर स्मिथ कास्टिंग के लिए आ रहे हैं। डायरेक्टर स्मिथ? जिया ज़िबेई ने अपनी भौहें उठाईं। वही डायरेक्टर जिन्होंने शार्क बनाई थी? हाँ, जिया ज़िबेई हैरान थी। स्मिथ सरनेम बहुत आम था, लेकिन जब बात डायरेक्टर स्मिथ की आती तो कोई भी गलती नहीं कर सकता था। स्मिथ की शार्क कुछ साल पहले दुनिया की टॉप रेटेड सबसे बेहतरीन फिल्म थी। इसने उस साल अरबों डॉलर कमाए थे। इसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अभी भी नहीं टूटा था। वह इंडस्ट्री में भगवान गॉड भी बन गए थे। अब वह हुआ देश में कास्टिंग के लिए आए थे। मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकती हो, जियांग शेंगहे ने जिया ज़िबेई पर पूरे भरोसे के साथ गंभीरता से कहा। होंग्यान चांग को पहले ही एडिट किया जा चुका था और इसकी रिलीज डेट भी तय हो गई थी, इसलिए अब बस इसके रिलीज होने का इंतजार था। एक निर्देशक डायरेक्टर के रूप में जियांग शेंगहे को जिया ज़िबेई की ताकत, क्षमता की बहुत गहरी समझ थी। कम उम्र के बावजूद उसमें जज्बे और अभिनय कौशल, एक्टिंग स्किल्स की कोई कमी नहीं थी। ये बहुत दुर्लभ था। जिया ज़िबेई जैसी बेहतरीन अभिनेत्री, एक्ट्रेस का भविष्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। हालांकि उसने बहुत अधिक दृश्य सीन नहीं किए थे, लेकिन उसके पास कई वर्षों का अनुभव था और जियांग शेंगहे देख सकते थे कि वह कितनी मजबूत काबिल है। ये कहा जा सकता था कि जब तक वह कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करती, खुद का मजाक नहीं बनाती, उसका भविष्य सुरक्षित हाथों में था। हालांकि उसे अपने देश में कोई पुरस्कार, अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन इसने उसे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर आगे बढ़ने से नहीं रोका। हर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाना चाहेगा, लेकिन हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती। वास्तव में देश के अभिनेताओं और गायकों की क्षमता खराब नहीं थी, लेकिन एक बार जब वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते थे तो हारकर, विफल होकर लौटना आसान होता था। यहाँ थोड़ी किस्मत की भी बात थी। हालांकि जियांग शेंगहे का मानना था कि जिया ज़िबेई के पास वह किस्मत थी। इसके अलावा उसमें क्षमता थी और वह बस एक मौके की दूरी पर थी। इस बार डायरेक्टर स्मिथ कास्टिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से खुद हुआ आने वाले थे और उनका जियांग शेंगहे का पहला विचार जिया ज़िबेई का ही था। डायरेक्टर स्मिथ एक सुपरहीरो फिल्म बनाना चाहते थे। यह एक कॉमिक बुक फिल्म थी और यह देश में एक बहुत ही लोकप्रिय सुपरहीरो कॉमिक थी। इसमें कई हीरो थे और उनमें से एक एशियाई नायिका हीरोइन थी। काले बाल, गोरी त्वचा, काली आंखें। पहले किसी ने डायरेक्टर स्मिथ को गोरे श्वेत कलाकारों को चुनने का सुझाव दिया था। हालांकि उन्होंने मना कर दिया। चूंकि वह फिल्म बनाना चाहते थे, इसलिए वह किरदारों को वैसा ही रखना चाहते थे जैसे वे कॉमिक में थे। अन्यथा जब इसे रिलीज किया जाता तो पाठकों, रीडर्स द्वारा निश्चित रूप से इसकी आलोचना की जाती। स्मिथ को निश्चित रूप से उनकी टिप्पणियों, कमेंट्स की परवाह नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्होंने इस फिल्म को चुना था तो निश्चित रूप से इसलिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उन्हें आकर्षित करने के लिए पर्याप्त दम था। वास्तव में कोई नहीं जानता था कि उन्हें सबसे ज्यादा एशियाई हीरोइन की भूमिका किरदार पसंद आई थी। ये हीरोइन और अन्य गठीले मसल्स वाले पुरुष हीरो एक जैसे नहीं थे। उसके पास एक एशियाई महिला का कोमल चेहरा था, लेकिन साथ ही एक ऐसी ताकत भी थी जो उसके सौम्य, नाजुक रूप को जुटलाती थी। यह एक उचित विरोधाभास, कंट्रास्ट था। अगर वह किसी श्वेत गोरी अभिनेत्री को लेते तो ऐसा कंट्रास्ट प्रभाव नहीं मिलता। यही कारण था कि स्मिथ ने कलाकारों को खोजने के लिए एशिया आने का फैसला किया। वह और आर देशों में जा चुके थे और कई युवा अभिनेत्रियों से मिल भी चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई उपयुक्त सही कलाकार नहीं मिली थी। इसलिए वह हुआ आए।
हुआ बहुत बड़ा था, जहां इतनी बड़ी आबादी और कई कलाकार थे, इसलिए वह उस व्यक्ति को ढूंढने में सक्षम होने चाहिए जिसकी उन्हें तलाश थी। ये खोज कोई बड़ा रहस्य नहीं थी, लेकिन सफल होने से पहले स्मिथ ने इसका प्रचार नहीं किया था, इसलिए बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। जियांग शेंगहे स्मिथ को जानते थे क्योंकि वह एक डायरेक्टर थे और उनके साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्हें उनके फैसले के बारे में पता था। स्मिथ की आवश्यकता के बारे में जानने के बाद जियांग शेंगहे ने सबसे पहले जिया ज़िबेई के बारे में सोचा, इसलिए उन्होंने स्मिथ को जिया ज़िबेई की सिफारिश रिकमेंडेशन करने का फैसला किया। डायरेक्टर जियांग शेंगहे के उत्साह और दयालुता को जिया ज़िबेई ने स्वीकार किया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा संयोग होगा कि देश से डायरेक्टर किसी को चुनने के लिए यहाँ आएंगे। उसके पिछले जीवन जन्म से डायरेक्टर स्मिथ की एक छाप उसके दिमाग में थी और वह भी फिल्म से प्रभावित थी। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो इसमें मौजूद नायिका हीरोइन कई लोगों, खासकर कई लड़कियों के लिए हीरो बन गई थी, जिससे उनमें और अधिक साहस आया था। हालांकि वह नायिका हीरोइन एक श्वेत गोरी अभिनेत्री द्वारा निभाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि पिछले जन्म में स्मिथ को कोई उपयुक्त सही एशियाई अभिनेत्री नहीं मिली थी और अंततः उन्हें एक श्वेत अभिनेत्री को चुनना पड़ा था। इस बार जिया ज़िबेई हार नहीं मानने वाली थी, यह मौका नहीं छोड़ने वाली थी। ये खबर कि डायरेक्टर स्मिथ यहाँ कास्टिंग ऑडिशन के लिए आ रहे हैं वास्तव में बाहर आ गई थी, फैल गई थी। जो लोग अच्छी तरह से वाकिफ सूचित थे वे पहले से ही इसके बारे में जानते थे। जो अभिनेत्रियां एक्ट्रेसेस इसके योग्य थीं वे अपने हाथ मल रही थीं, तैयारी कर रही थीं और तुरंत इस अवसर को पाने के लिए उत्सुक थीं। अगर वे डायरेक्टर स्मिथ के साथ जुड़ काम कर सकें तो वे अंतर्राष्ट्रीय मंच इंटरनेशनल स्टेज के आधे रास्ते पर पहुंच जाएंगी। डायरेक्टर स्मिथ एक महान निर्देशक डायरेक्टर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर इंटरनेशनल एरेना पर भी वह बहुत लोकप्रिय थे और उनकी अविश्वसनीय अपील आकर्षण थी। उन्होंने बहुत सी फिल्में नहीं बनाई थीं, लेकिन उनका हर प्रोजेक्ट बहुत सावधानी से तैयार किया गया था और अंतिम परिणाम बहुत अच्छा था। हर फिल्म एक हिट और विजेता थी जिसकी रेटिंग 9 या उससे अधिक थी। आजकल कई फिल्मों को खराब फिल्मों के रूप में ट्रोल किया जाता था। या तो कथानक कहानी में तार्किक समस्याएं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स थीं, या शूटिंग में समस्या थी, या अभिनेताओं का अभिनय कौशल, एक्टिंग स्किल्स अच्छा नहीं था। कई फिल्मों को 5 या 6 की रेटिंग दी गई थी और 3 या 4 स्कोर वाली कई खराब फिल्मों का मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में मजाक उड़ाया गया था। हालांकि डायरेक्टर स्मिथ की हर फिल्म को 9 या उससे अधिक की रेटिंग मिली थी। कुछ फिल्मों के बाद उन्होंने खुद को एक महान लीजेंडरी डायरेक्टर के रूप में स्थापित कर लिया था। इसके अलावा उनकी हर फिल्म उनमें काम करने वाले अभिनेताओं को लोकप्रिय बना सकती थी। कई अनजान नए अभिनेता या वे अभिनेता जो लंबे समय से फिल्म कर रहे थे लेकिन उनकी लोकप्रियता कम थी, उनकी फिल्मों से प्रसिद्ध होकर बाहर आए। इसके अलावा इन सभी सितारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलने कदम रखने की चाह रखने वाले हुआ के अभिनेताओं के लिए बहुत बड़ी खबर नहीं थी। आमतौर पर वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते थे, लेकिन हर बार वे हार कर विफल होकर लौटते थे। तो क्या हुआ अगर घर अपने देश में उनकी बहुत मांग थी? जब वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते थे तो कौन जानता था कि वे कौन हैं? दूसरे लोग अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार थे लेकिन वे घरेलू सितारे थे। क्या ये समान स्तर बराबरी था? इसलिए डायरेक्टर स्मिथ के आगमन ने कई लोगों के दिलों में आग उत्साह जला दी थी। हर कोई स्मिथ द्वारा चुने जाने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सफल होने का इंतजार नहीं कर सकता था, बेताब था। चेंग यंगनी भी उनमें से एक थी। ये खबर जानकर चेंग यंगनी बहुत उत्साहित थी। वह वास्तव में डायरेक्टर स्मिथ को जानती थी और विदेश में पढ़ाई के दौरान उनके साथ संपर्क में थी। हालांकि भले ही उनके बीच संपर्क था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके बीच अच्छे संबंध थे। वे केवल मिले थे और एक दूसरे का अभिवादन किया था, लेकिन उनका एक दूसरे के साथ बहुत गहरा संपर्क नहीं था। फिर भी चेंग यंगनी बहुत आश्वस्त, कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। आखिरकार वह दूसरों से पहले ही काफ़ी बेहतर थी। कम से कम डायरेक्टर उसे जानते तो थे। बहुत से लोगों ने डायरेक्टर स्मिथ को केवल टीवी पर देखा था और उनका उनसे कोई संपर्क नहीं था। वह डायरेक्टर स्मिथ को जानती थी, जो पहले से ही एक बहुत बड़ा फायदा एडवांटेज था। जब समय आएगा तो अपना चेहरा वहां दिखाकर वह डायरेक्टर स्मिथ को उसे चुनने के लिए अधिक प्रवृत्त राजी करने में सक्षम होनी चाहिए। डायरेक्टर स्मिथ के साथ काम करने के विचार से चेंग यंगनी उत्साह से कांप उठी। नए साल की पूर्व संध्या न्यू ईयर्स ईव के दौरान वह गिर गई थी और खुद को चोट पहुंचा ली थी, लेकिन कई दिनों तक आराम करने, स्वस्थ होने के बाद वह ठीक हो गई थी। पहले से जो बचा था वह केवल मानसिक आघात, सदमा था। आखिरकार जनता के सामने सबके देखते हुए घुटने टेकना, गिरना बस अपमानजनक था। हालांकि कोई भी मानसिक आघात उसके दिल की इच्छा पर हावी नहीं हो सकता था। इस बार उसे सफल होना ही होगा। जब तक वह सफल हो जाती है, ऐसी बातें कौन याद रखेगा?
जब समय आएगा तो हर कोई केवल उसकी सफलता को याद रखेगा और उसका जश्न मनाएगा। इस ऑडिशन में कौन भाग लेने जा रहा है? उसने अपने एजेंट से पूछा। एजेंट ने उसे देखा, काफ़ी लोग हैं। वे कौन हैं? वहाँ जिया ज़िबेई है। जैसे ही यह नाम सामने आया, चेंग यंगनी का चेहरा तुरंत लटक उतर गया। जिया ज़िबेई, वह भी भाग ले रही थी। वास्तव में इससे पहले कि चेंग यंगनी और जिया ज़िबेई एक दूसरे के खिलाफ होती, ये केवल हु यूलिंग के निर्देशों के कारण था। उनके बीच कोई रंजिश नहीं थी। ये कहा जा सकता था कि वे पहले एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानती थीं, तो रंजिश रखने का कोई कारण तो दूर की बात थी। हालांकि कुछ मुलाकातों और तकरार के बाद चेंग यंगनी का मूड बदल गया। वे दोनों पहले से ही संसाधनों काम के अवसरों को लेकर विवाद में थीं। आखिरकार वे एक ही उम्र की थीं और एक ही रास्ते पर चल रही थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके संसाधन समान थे और उनमें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन थी। इस मामले में और कुछ हार के बाद वह जिया ज़िबेई को और भी अधिक नापसंद करने लगी। हर बार वह इतनी अपमानित होती थी जबकि जिया ज़िबेई को कोई समस्या नहीं होती थी। इस स्पष्ट अंतर ने उसे बहुत परेशान कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में यह अजीब होता अगर वह जिया ज़िबेई से नफरत नहीं करती। इसके अलावा जुआंग जियो आई की घटना के कारण वह जिया ज़िबेई से और भी अधिक परेशान नाराज़ हो गई। उसकी राय में जिया ज़िबेई ने निश्चित रूप से जुआंग जियो आई को रिश्वत दी होगी, अन्यथा उन दोनों के बीच इतने अच्छे संबंध कैसे हो सकते थे। गुस्से में उसने जुआंग जियो आई को काम से निकाल दिया, फायर कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि जुआंग जियो आई को निकाले जाने के बाद वह फिर से जिया ज़िबेई के साथ जुड़ गई। जिया ज़िबेई ने उसे अपनी असिस्टेंट बनने के लिए भी कहा। इससे चेंग यंगनी लगभग आग बबूला हो गई। जिया ज़िबेई उसे कोई सम्मान भाव नहीं दे रही थी, है ना? जिया ज़िबेई जानती थी कि जुआंग जियो आई उसकी असिस्टेंट थी, लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि जुआंग जियो आई उसकी असिस्टेंट बने। इसलिए चेंग यंगनी ने चेतावनी के तौर पर जुआंग जियो आई के रेस्टोरेंट में गड़बड़ी करने के लिए किसी को भेजा। अप्रत्याशित रूप से वह व्यक्ति वहां गया लेकिन अपमानित होकर वापस आ गया। क्या तुम्हें पता है कि जुआंग जियो आई अब कहाँ है? चेंग यंगनी ने पूछा। खैर, हु यूलिंग के भाव थोड़े अजीब थे और उसने चेंग यंगनी को एक उलझी हुई जटिल नज़र से देखा। वह कहाँ है? क्या वह जिया ज़िबेई की असिस्टेंट के रूप में काम कर रही है? चेंग यंगनी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह अब एक शेफ के रूप में काम कर रही है। हु यूलिंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। एक शेफ के रूप में? चेंग यंगनी हैरान थी, वह शेफ क्यों बन गई? हालांकि उसे जुआंग जियो आई के फैसले पर आश्चर्य नहीं हुआ। पहले जब जुआंग जियो आई उसकी असिस्टेंट थी तो उसने उसके लिए खाना भी पकाया था। उसने जुआंग जियो आई के हाथ का खाना चखा था और वह जानती थी कि वह बहुत अच्छी है। वह शेफ बनने के योग्य थी। चेंग यंगनी को यह कहना पड़ा कि जुआंग जियो आई को निकालने के बाद जिस एक बात का उसे अफसोस था वह यह था कि वह अब स्वादिष्ट खाना नहीं खा सकती थी। बहुत बुरा हुआ, हालांकि उसे अभी भी खाने से ज़्यादा अपनी प्रतिष्ठा इमेज की परवाह थी। पैसे कमाने के लिए वह केवल एक शेफ ही बन सकती थी, हु यूलिंग ने हल्के से कहा। उन दोनों हु यूलिंग और चेंग यंगनी के बीच का रिश्ता अब काफ़ी दूर का हो गया था, दूरियां आ गई थीं। पहले दोनों बिजनेस पार्टनर थे, आखिरकार वे एक एजेंट और एक स्टार थीं। दोनों का रिश्ता दोनों के लिए फ़ायदेमंद विन विन था। जिया ज़िबेई की घटना के बाद से उनके रिश्ते काफ़ी फीके पड़ गए थे। मुख्य कारण ये था कि चेंग यंगनी को हु यूलिंग का उंगलियां उठाना, निर्देश देना पसंद नहीं था। जहां तक हु यूलिंग की बात थी, उसे ऐसे लोगों से नफरत थी जो निर्देशों का पालन नहीं करते थे। हु यूलिंग सख्त होने और ना कहने की आदी थी, लेकिन चेंग यंगनी कोई दब्बू और आज्ञाकारी इंसान नहीं थी। उसे अपने खुद के फैसले लेने की आदत थी और वे दोनों एक दूसरे के साथ नहीं निभा पा रही थीं। इसलिए उनका रिश्ता बद से बदतर होता गया। अब यह महज एक दिखावटी ऊपरी रिश्ता बनाए रखने की बात थी। अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान वे दोनों एक सहयोगी संबंध बनाए हुए थीं। बाकी चीज़ों के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था। वह एक शेफ के रूप में कहाँ काम कर रही है? चेंग यंगनी ने अचानक पूछा। एक नई जगह पर। चेंग यंगनी ने आखिरकार हु यूलिंग के अजीब भाव पर प्रतिक्रिया की और उसके दिल में एक अंदेशा आभास हुआ। इसका मालिक कौन है? वास्तव में उसे हु यूलिंग के जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी, उसे एहसास हो गया था। ये निश्चित रूप से जिया ज़िबेई का व्यापार रेस्टोरेंट होगा। जिया ज़िबेई अभी भी ऑडिशन की तैयारी कर रही थी, हालांकि जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया कुछ ही समय बाद उसे एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एक उपयुक्त कलाकार पहले ही मिल चुकी है। इससे उसे हैरानी हुई। अभी कुछ ही दिन हुए थे। क्या डायरेक्टर स्मिथ की टीम अभी हुआ नहीं पहुंची थी? वे इतनी जल्दी फैसला कैसे कर सकते थे? उन्होंने अभी तक किसी का ऑडिशन भी नहीं लिया था। जिया ज़िबेई ऑडिशन के लिए शाही राजधानी इंपीरियल कैपिटल के लिए उड़ान भरने वाली थी,
लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे इस बात का भी बहुत अफसोस हुआ कि यह अवसर उससे छीन लिया गया। हालांकि चूंकि अवसर छिन गया था तो अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। फिर भी वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि ऐसा कौन इतना अच्छा था जो इस महान अवसर को इतनी जल्दी हथियाने में सक्षम हो गया। पेन यान ने जल्द ही जवाब दिया, ये चेंग यंग नी थी। इस तरह की जानकारी को छिपाना असंभव था, खासकर इसलिए क्योंकि चेंग यंग नी का पक्ष इसे छिपाना नहीं चाहता था। यह एक अच्छी बात थी, तो इसे कौन छिपाएगा? ये केवल सभी को ईर्ष्यालु और जलन महसूस कराएगा और इससे सभी को पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन मामला काफ़ी हद तक तय हो चुका था। ये जानकर जिया ज़िबेई को झटका लगा कि यह चेंग यंग नी थी। इतनी जल्दी चेंग यंग नी को लेकर जिया ज़िबेई की भावना राय अच्छी नहीं थी। ये सामान्य था। आखिरकार उस व्यक्ति के बारे में किसकी अच्छी भावना होगी जिसने उसे फंसाया हो। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि चेंग यंग नी इस अवसर को इतनी जल्दी छीन लेगी। उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। आश्चर्य की बात है कि डायरेक्टर स्मिथ ने दूसरों के प्रदर्शन को देखा तक नहीं और सीधे उसे चुन लिया। ऐसा लग रहा था कि उसमें सच में कुछ कौशल काबिलियत है। बाद में जिया ज़िबेई को एहसास हुआ कि चेंग यंग नी ने अपने दादाजी की मदद ली थी। इसने उसे थोड़ा अवाक निशब्द कर दिया। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि चेंग यंग नी पीछे के दरवाजे सिफारिश बैकडोर से यह अवसर प्राप्त करेगी। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस इंडस्ट्री में चीज़ें ऐसे ही काम करती थीं। कभी कभी क्षमता, टैलेंट, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड से अधिक महत्वपूर्ण होती थी। चेंग यंग नी को पहले भी कई अवसर मिले थे और भले ही वह हमेशा अपनी वंशावली, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं रहती थी, लेकिन उसके परिवार की खातिर हर कोई उसे थोड़ा अधिक सम्मान भाव देता था। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था कि अन्य लोगों के माता पिता ने उसके माता पिता जितनी मेहनत नहीं की थी। यह अपने पिता और बुजुर्गों के नाम और प्रभाव के सहारे लड़ने का युग था। जिया ज़िबेई एक पल के लिए खो गई, फिर जल्दी ही खुश हो गई। उसने खुद को संभाल लिया। जब बात यहाँ तक आ पहुंची है तो और क्या किया जा सकता था। हालांकि अभी तक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे और इसे बदलने का अभी भी एक मौका था, लेकिन चेंग यंग नी की रणनीतिक हथकंडों के साथ वह निश्चित रूप से दूसरों को इसे चुराने छीनने नहीं देगी। इसके अलावा अन्य लोग उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। आखिरकार वह एल्डर चेंग, बुजुर्ग चेंग की पोती थी। उसे हमेशा कुछ रियायत, सम्मान दी ही जाती थी। ये पहले से ही उसकी फसल थी, उसका हासिल किया हुआ मौका था, तो इसे और कौन तोड़ छीन सकता था। खबर के जारी होने के बाद सभी ने आराम किया, शांत हो गए। जिया ज़िबेई ने भी अपना मूड ठीक किया और अन्य अवसर ढूंढने का विकल्प चुना। हालांकि डायरेक्टर स्मिथ एक बहुत शक्तिशाली भगवान दिग्गज थे, लेकिन वह दुनिया के एकमात्र डायरेक्टर नहीं थे। अभी भी कई अवसर थे। पेन यान भी उसके लिए अन्य अवसरों के लिए लड़ना, प्रयास करना चाहता था। उसने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह उदास न हो। जिया ज़िबेई हंसी, क्योंकि उसे किस बात के लिए उदास होना था। वह बस फिर से शुरुआत कर सकती थी। इन दिनों उसका दिमाग रेस्टोरेंट पर लगा हुआ था। आखिरकार यह एक नई दुकान रेस्टोरेंट थी। चांग कियानजी ने अभी अभी मैनेजर के रूप में शुरुआत की थी और उसे इसकी आदत डालने के लिए थोड़े समय की आवश्यकता थी, इसलिए वह इसे पूरी तरह से छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए जब वह खाली फ्री होती थी तो वह अक्सर रेस्टोरेंट जाती थी। कुछ समय बाद कर्मचारी उसकी उपस्थिति के अनुकूल हो गए थे, आदी हो गए थे। शुरुआत में हर बार जब वह आती थी तो हर कोई बहुत उत्साहित होता था। अब चूंकि उन्हें उसे देखने की आदत हो गई थी, वे अब उतने उत्साहित नहीं थे। आज के दिन जिया ज़िबेई फिर से रेस्टोरेंट वापस आए। उस जगह के अंदर एक छोटा सा पूल था। वह एक बच्चे को तेजी से भागते हुए देख सकती थी जो पानी में गिरने ही वाला था। जिया ज़िबेई का दिल उछल पड़ा और उसके पैर तेजी से चले जो उसे बच्चे की ओर ले गए। जब बच्चा पानी में गिरने ही वाला था, जिया ज़िबेई उसकी ओर दौड़ी और उसे झपटकर गोद में उठा लिया। अपने सामने पानी के पूल कुंड को देखकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। उसके माता पिता भी दौड़ते हुए उसके पीछे आए। तब जिया ज़िबेई को एहसास हुआ कि बच्चे के माता पिता भी इंडस्ट्री, मनोरंजन जगत के सितारे थे, लेकिन दूसरी या तीसरी श्रेणी टियर के थे। वे दर्शकों के लिए परिचित थे लेकिन हमेशा पहचाने नहीं जाते थे। पिछले कुछ दिनों में उनका रेस्टोरेंट क्लियरवाटर पवेलियन अधिक से अधिक प्रसिद्ध हो रहा था। बेशक ये प्रतिष्ठा नाम इंडस्ट्री में फैल रही थी। मनोरंजन उद्योग के सितारों के लिए यह पहला रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन क्लियरवाटर पवेलियन सबसे तेजी से बढ़ने वाला रेस्टोरेंट था। यहाँ का खाना और शराब बहुत अच्छी थी। लोगों ने एक दूसरे को बताकर बात फैलाई, माउथ पब्लिसिटी की और कुछ ही दिनों में इसका नाम मशहूर हो गया। इतने सारे सितारे यहाँ खाना खाने आ चुके थे। धन्यवाद। बच्चे की मां ने जिया ज़िबेई को धन्यवाद दिया। उसने कांपते हुए अपने बच्चे को गले लगाया और वह अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सकी। वह उसे पीटना, थप्पड़ मारना चाहती थी।
कोई बात नहीं, जिया ज़िबेई मुस्कुराए, खाना कैसा है? बच्चे की मां ने जोर देते हुए सिर हिलाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बच्चे के पिता ने आगे कहा, शराब भी बहुत अच्छी है। वे आमतौर पर भोजन के दौरान शराब नहीं पीते थे, बस इस डर से कि कहीं शराब पीने से कोई समस्या न हो जाए। आखिरकार वे सार्वजनिक हस्तियां, पब्लिक फिगर्स थे। भले ही वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध न हों, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो यह उनके लिए अपमानजनक होता। इसके अलावा बहुत से लोगों को शराब पीना पसंद नहीं था। शराब पीने के बाद वे असहज महसूस करते थे और सच में पछताते थे। जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए, वे शायद ही कभी पीते थे। हालांकि यहाँ बात अलग थी। क्लियरवाटर पवेलियन के इतनी जल्दी लोकप्रिय होने का कारण शेफ के कौशल, हुनर के अलावा इसका सबसे बड़ा आकर्षण था, शराब। जब एक ड्रिंक पीने वाले लोग घर गए तो उन्होंने पाया कि एक ड्रिंक के बाद उनकी अनिद्रा, नींद न आने की बीमारी दूर हो गई थी। इस सकल इंडस्ट्री के लोग आमतौर पर किसी न किसी मानसिक दबाव में रहते थे। जो प्रसिद्ध नहीं थे वे प्रसिद्ध होना चाहते थे, और जो प्रसिद्ध थे वे प्रसिद्ध बने रहना चाहते थे। हालांकि वे अधिक पैसा कमाते थे, लेकिन दबाव भी बहुत था। इन सारे तनावों के कारण स्वाभाविक रूप से उनकी नींद प्रभावित होती थी। खराब नींद के साथ किसी का भी स्वभाव, मूड अच्छा नहीं रहता था। इसलिए जब लोगों ने शराब पी और उन्हें बहुत अच्छी नींद आई तो वे अचानक हैरान रह गए। यह एक खजाना था, इसलिए बहुत से लोगों ने अपने दोस्तों को ये खबर बताई। लोगों ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और अधिक लोग आने लगे। जब उन्होंने यहाँ का खाना खाया तो सभी को यह और भी ज़्यादा पसंद आया। जब उन्होंने शराब पी और पाया कि यह वास्तव में उन्हें सोने में मदद कर सकती है तो वे और भी अधिक प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद सभी का उत्साह बहुत अधिक था। वाइन शराब में मेहमानों की गहरी दिलचस्पी देखने के बाद जिया ज़िबेई ने और भी बहुत सारी शराब बनाई। नया बैच तैयार होने से पहले शराब की सीमित आपूर्ति, लिमिटेड सप्लाई थी। बच्चे की माँ, जो एक अभिनेत्री एक्ट्रेस थी, वह भी इन वाइन शराबों की प्रशंसकों में से एक थी। वह 30 के दशक में थी, 30 से 40 के बीच की थी, बहुत बूढ़ी नहीं थी, लेकिन अपनी अजीब उम्र के कारण उसके पास अब इंडस्ट्री में काम करने के उतने अवसर नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उदास, चिड़चिड़ी रहती थी। अपने परिवार और बच्चों के तनाव के साथ वह कई रातों से ठीक से सोई नहीं थी। यहाँ शराब पीने के बाद उसे आखिरकार एक बार के लिए बहुत अच्छी नींद आ गई। इसलिए वह इस जगह की बहुत बड़ी फैन, प्रशंसक बन गई थी। यह उसका यहाँ आने का तीसरा मौका था। क्लियरवाटर पवेलियन को खुले हुए बस कुछ ही दिन हुए थे और वह तीसरी बार आई थी। वह सच में इसकी दीवानी हो गई थी। शराब का बहुत लालच मत कीजिए। हमारी शेफ अब एक औषधीय भोजन, मेडिसिनल मील पर काम कर रही है, इसलिए जब समय आएगा तो आप शराब के बिना भी इसका फ़ायदा उठा सकेंगी। जिया ज़िबेई ने अभिनेत्री के साथ बातचीत की। औषधीय भोजन, अभिनेत्री की आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया, मैं निश्चित रूप से यहाँ आऊँगी। अच्छा, आपके समर्थन, सपोर्ट की उम्मीद है। जिया ज़िबेई मुस्कुराए और उसने अपना सिर हिलाया। जब वह भूमि मुड़ी तो वह चौंके बिना नहीं रह सकी। जिया ज़िबेई के सामने कुछ पुरुष थे, जिनमें 2 विदेशी भी शामिल थे। वे 2 विदेशी पुरुष लगभग 30 वर्ष के थे, दिखने में औसत और थोड़े हैंडसम, आकर्षक थे। उन्होंने हैरान करने वाले भावों के साथ जिया ज़िबेई को देखा। वह एक पल के लिए ठिठक गई, फिर उन्हें देखकर मुस्कुराए और कहा, नमस्ते। बड़ी उम्र के विदेशी व्यक्ति ने अपने बगल में खड़े स्थानीय हुआ देश के व्यक्ति से बात की। उस आदमी ने जिया ज़िबेई की तरफ देखा और अभी अपना मुंह खोला ही था कि उसने जवाब दे दिया, क्योंकि मुझे मार्शल आर्ट, युद्ध कला आती है। जिया ज़िबेई अंग्रेजी में जवाब दे रही थी। वह आदमी अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा था और उसने शायद सोचा था कि जिया ज़िबेई को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए उसने अपने बगल वाले व्यक्ति से अनुवाद ट्रांसलेट करने के लिए कहा था। इसलिए जिया ज़िबेई के जवाब ने उन्हें थोड़ा हैरान कर दिया। तुम अंग्रेजी बोल सकती हो? विदेशी आदमी हैरान दिखा। बेशक, जिया ज़िबेई ने सीधे अंग्रेजी में जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक सहज भाव था। उसे नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है। उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और न केवल लिखने में बल्कि बोलने में भी वह बहुत कुशल थी। अपने पिछले जन्म में उसने अपने गृह देश में कई बाधाओं का सामना किया था, इसलिए वह रास्ता तलाशने के लिए विदेश जाना चाहती थी। उस समय वह सोच रही थी कि यह करो या मरो की स्थिति है, इसलिए उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया और अपने साथ अभ्यास प्रैक्टिस करने के लिए एक विदेशी शिक्षक को रखा था। उसके बाद वह अवसर तलाशने के लिए विदेश गई थी। उसने एक विदेशी देश में कुछ महीने बिताए, लेकिन अंत में वह हारकर, विफल होकर लौट आई। उस समय की उसकी स्थिति को देखते हुए उसे सच में बहुत अच्छे अवसर नहीं मिल सके। आखिरकार वह विदेश में थी और महज एक साधारण इंसान थी। हालांकि उसने जो सीखा था वह उसके दिमाग में रह गया था। इस जन्म में भी उसने अंग्रेजी के अभ्यास पर काफ़ी समय बिताया था। इससे पहले उसने एक अंग्रेजी प्रतियोगिता, कंपटीशन भी जीती थी।
अंग्रेजी के अलावा उसने अन्य भाषाएं भी सीखी थीं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर की ताकत के कारण इन भाषाओं को सीखते समय उसने बहुत जल्दी पकड़ बना ली थी। अब उसने कई भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उनका कभी उपयोग नहीं हुआ था। फिर भी जब उसे सच में उनका उपयोग करना पड़ा तो वह कर सकती थी। ये दोनों विदेशी भी इसी इंडस्ट्री मनोरंजन जगत से थे, क्योंकि उनके आसपास के पुरुष थोड़े परिचित लग रहे थे। ये हुआ देश के पुरुष सभी इंडस्ट्री के कर्मचारी वर्कर्स थे, लेकिन वे पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन्स काम करने वाले थे। इसके अलावा जो लोग क्लियरवाटर पवेलियन आते थे वे लगभग हमेशा एक ही सकल उद्योग के लोग होते थे। उन्होंने जनता के सामने इसका विज्ञापन नहीं किया था और यह अभी भी एक बुकिंग रिजर्वेशन प्रणाली पर चल रहा था, इसलिए यहाँ खाने के लिए आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती थी। तुम्हारी अंग्रेजी लाजवाब है। विदेशी आदमी जिसने थोड़े भड़कीले फैशनेबल कपड़े पहने थे, उसने जिया ज़िबेई को प्रशंसा की नज़र से देखा। उसका दिमाग अभी भी उसकी पहले की प्रतिक्रिया से गूंज रहा था। अभी अभी जब वे टहलते हुए यहाँ आए तो उन्होंने वह दृश्य देखा था जहाँ जिया ज़िबेई ने बच्चे को बचाया था। वह हरकत इतनी तेज थी, बिफोर वे प्रतिक्रिया दे पाते वह पहले ही दौड़कर वहां पहुंच चुकी थी और उसने बच्चे को पकड़ लिया था। इस तरह की गति किसी भी दौड़ प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने के लिए काफ़ी थी। इसके अलावा जिया ज़िबेई दिखने में भी अद्भुत खूबसूरत लग रही थी। भले ही वह एक विदेशी था, लेकिन उसे सौंदर्यशास्त्र सुंदरता की समझ से कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार सुंदरता सार्वभौमिक यूनिवर्सल होती है। वह अंग्रेजी भी काफ़ी अच्छी बोलती थी। धन्यवाद। जिया ज़िबेई मुस्कुराए और उसने सिर हिलाया। क्या तुम यहाँ कोई मेहमान हो? नहीं, मैं इस जगह की मालकिन हूँ। जिया ज़िबेई हंसी। तुम यहाँ की मालकिन हो? वह आदमी और भी अधिक हैरान हुआ। जिया ज़िबेई की उम्र ही क्या थी? वह इस जगह की मालकिन थी। ओह, शायद ये कोई पारिवारिक व्यवसाय फैमिली बिजनेस होगा। उस आदमी ने अपने दिमाग में एक स्पष्टीकरण अनुमान ढूंढ लिया। जी हाँ, जिया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह अपनी बात जारी रखने वाली थी, जिया ज़िबेई ने चांग कियानज़ी को दूरी से अपनी ओर हाथ हिलाते हुए देखा। माफ़ कीजिएगा, मेरे पास उस तरफ कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। अपने भोजन का आनंद लीजिए।